पार्ट 1 में हमने देखा था ली बाय को मोटर सेक्टर में लेकर जाता है। वहाँ बाय को एक मैजिकल बर्तन मिलता है जिससे किसी भी चीज की पावर बढ़ाई जा सकती है। तब बाय को स्पिरिट सेक्टर में आए हुए 1 साल हो जाता है, लेकिन उसने कोई भी हर्ब्स कलेक्शन का मिशन नहीं किया। इसलिए इसे लॉ एनफोर्समेंट वाले पनिशमेंट के लिए एक मिशन पर भेजते हैं। उन्हें एक लड़के को ढूंढना है जिसका नाम हुयेंग है, जो मे का भाई होता है। बाओ ने बाय को बताया था फैंग तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। तब मिशन पर फैंग बाय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। लूशियन क्लैन वाले ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर कुछ बड़ा इवल प्लान कर रहे होते हैं और इसका स्पिरिट सेक्टर को ना पता चले, इसलिए वो बहुत सारे हाई लेवल कल्टीवेटर्स बाय की टीम के पीछे भेजते हैं। तब बाय हुयेंग और फे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है, लेकिन एक 9th लेवल का कल्टीवेटर इस पर अटैक करता है। बाय इस कल्टीवेटर को मार देता है। तब बाय को केव में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी हेल्प से बाय अनडाइंग स्किन का सिल्वर लेवल कर लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी इसे मिसिंग अनडाइंग स्क्रोल देता है। उधर स्पिरिट सेक्टर में सबको लगता है कि बाय मर गया और इसका फ्यूनरल मनाते हैं, लेकिन तब बाय वापस आ जाता है। अब आगे तब खुश होते हैं कि बाय बच गया और सोचते हैं आखिर बाय इतनी डेंजरस जगह से बचकर कैसे आया। बाय के दोस्त टेंपल के बाहर वेट कर रहे होते हैं। सारे सेक्टर चीफ बाय से मिलना चाहते हैं। अंदर बाय सारी स्टोरी बताता है, माउंटेन में क्या क्या हुआ। बाय के फटे हुए कपड़े देखकर एल्डर सोचते हैं बाय बहुत मुश्किल से बचकर आया है। बाय उनसे माफी मांगता है कि वो फैंग को नहीं बचा पाया। बाय जानबूझकर ये वाले फटे हुए कपड़े पहनकर आया है ताकि उनको लगे कि उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। युआन बताता है कि सेक्टर ने बाय को प्रमोट करके इनर डिसाइपल बना दिया है और इसे ऑनर डिसाइपल का टाइटल दिया है। बाय को बताया जाता है कि दूसरे ऑनर डिसाइपल सेक्टर की हिस्ट्री के बड़े लोग थे, लेकिन अब वो सब इस दुनिया में नहीं है। युआन बताता है, मैं फेमस एल्डर लिन लुओ का स्टूडेंट हूँ और मैंने तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल चुना है। बाय को समझ नहीं आती कि युआन क्या कहना चाहता है और पूछता है कि मेरा रिवार्ड कहाँ है। बाय को बताया जाता है कि उसे पहले ही बड़ा रिवार्ड मिल गया है, वो जब चाहे मास्टर से मिल सकता है। बाय कहता है ये कैसा रिवार्ड है और उन्हें बताता है कि उसने स्पिरिट सेक्टर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है और फिर जब भी चांस मिलेगा वो सेक्टर के लिए अपनी जान भी दे देगा। तब चीफ ली आते हैं और बाय उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको दुखी किया। ली भी ड्रामा करता है और बाय से कहता है कि वो भी बाय को कुछ देना चाहता है, लेकिन वो कोई वेपन नहीं दे सकता क्योंकि वो एपोथेकेरी है जो मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं। बाय फेक इमोशन दिखाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे स्पिरिट सेक्टर को बचाने का चांस मिला, इतना ही काफी है। युआन को समझ आ जाती है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बाय को डिवाइन क्रेन शील्ड देता है जिसमें एक इमोर्टल क्रेन की सोल है जो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का अटैक ब्लॉक कर सकती है। बाय को एक गोल्डन क्रो सोर्ड भी दी जाती है जिसमें गोल्डन क्रो की सोल है। ये सोर्ड यूज करने वाली की कल्टीवेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है और इस पर उड़ भी सकते हैं, लेकिन ये सोर्ड बहुत भारी होती है और सबको ये सुनकर गुस्सा आता है जब बाय कहता है इसकी जगह कुछ और नहीं मिल सकता। बाहर बाय के दोस्त पहले बाय से मिलना चाहते हैं और एक दूसरे को दिक्कत देते हैं। बाय को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वो बाय को बताते हैं जब से वो गया है सेक्टर में क्या क्या हुआ। बाय भी अपनी स्टोरीज बताता है कैसे वो लूशियन क्लैन वालों से लड़ा। मैं उसे उस एरिना में लेकर जाती है जहाँ बाय और फे ने फाइट की थी और वो वाला प्लांट भी अब एक बड़ा ट्री बन गया है। वो बताती है पहले तो लोग यहाँ तुम्हारी याद में आते थे, लेकिन फिर ये विश मांगने के लिए फेमस हो गई। मैं कहती है कि मेरी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है और बाय से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बाय फे का सोच रहा होता है। तब बाय को बताया जाता है कि फे को सब ढूंढ रहे हैं और डोंगलन सिटी में भी फे नहीं मिली। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और फे का कुछ भी पता नहीं। बाय सोचता है कि फे कहाँ चली गई। मैं बाय से कहती है कि फे लकी है कि बाय को उसकी फिक्र हो रही है। मैं कहती है कि फे को कोई काम याद आ गया होगा और वो वापस आ जाएगी। मैं कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाय मे को थैंक्स कहता है। तब बाय देखता है कि दूसरे सेक्टर के लीडर्स ने भी उसे गिफ्ट्स भेजे हैं। बाय मार्शल बाय के नेम से फेमस हो गया है। तब बात कर रहे होते हैं कि बाय को गोल्डन क्रो सोर्ड मिली है और बाय साहब को वो सोर्ड दिखाता है। सोर्ड की रोशनी की वजह से वो सब उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब बाय उसे वापस रखता है तो उसे कहते हैं फिर से दिखाओ। बाय जब सिटी में घूम रहा होता है तो सब इसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एल्डर्स कहते हैं कि बाय सिटी सिटी जाकर तमाशा कर रहा है और सोचते हैं कि बाय यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन वो गलत होते हैं। बाय अपनी सोर्ड पर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाय की इन हरकतों की वजह से सब परेशान होते हैं। बाय बाओ से पूछता है और कौन सी जगह रह गई है। बाओ बताता है कि हमने सारे सिटी विजिट कर लिए हैं। बाय जो से कहता है कि तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा और अपनी स्टोरी बताने लगता है, लेकिन वो चली जाती है। बाय और बाओ फ्लाइंग सोर्ड पर उसका पीछा करते हैं, लेकिन बैलेंस खराब होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तब बाय को किसी की आवाज़ आती है। ये चैन होता है। चैन कह रहा होता है, जब मेरे पास चांस था तब मुझे बाय को ख़त्म कर देना चाहिए था। तब बाय नीचे आता है और चैन से कहता है, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम जैसे यंग लड़के इस सेक्टर का फ्यूचर हैं और तुम्हें अपने भाई फैंग की मौत से सबक सीखना चाहिए। तब चैंग भागने लगता है और बाय उसे रोक कर कहता है वो उससे कुछ और देर बात करना चाहता है। चैन को लगता है कि बाय इसके साथ कुछ करेगा और बताता है कि ऐसा सोचना भी मत।
क्योंकि मेरे मास्टर का नाम TNU है। बाई को नहीं पता कि वो कौन है और वो चैन को अपने एल्डर से ऐसे बात करने पर सबक सिखाना चाहता है। तब TNU इन्हें रोकता है और कहता है कि बाई एक ओनर डिसाइपल है, मैं ऐसे नहीं मानता। बाई को गुस्सा आता है, लेकिन वो TNU की पावर देखकर शॉक हो जाता है। TNU कहता है वो बाई को बताएगा कि उसकी औकात क्या है। ये कहकर वो चला जाता है और बाई को TNU पर बहुत गुस्सा आता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक आदमी बताता है कि बहुत सारे क्लाइंट बाई के पीछे हैं। लीडर ऑर्डर करता है जितने आदमी चाहिए लेकर बाई के पीछे जाओ। मैं ये सब सुनकर घबरा जाती है जो उसकी फैमिली बाई के साथ करना चाहती है। उधर सेक्टर में बाई TNU को लेकर अभी भी गुस्से में होता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो TNU से पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच कर दिखाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार है। इसलिए वो एक हर्ब शॉप पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाने के लिए चीजें लेने जाता है। ये एलिक्सर इतना सस्ता नहीं है क्योंकि ये ग्रेड 3 का एलिक्सर है। बाई कहता है वो अपना सारा सामान देकर ये चीजें बाई कर लेगा। बाई हैरान होता है जब शॉपकीपर उसे सिर्फ एक जड़ी बूटी देता है और बताता है कि इसका सामान किसी काम का नहीं है। बाई को बताया जाता है कि एक ऑक्शन होने वाला है। अगर बाई उसमें कोई वैल्यूएबल आइटम ऑक्शन करे तो रातों रात अमीर हो सकता है। बाई कहता है कि मैं अभी के लिए बस सेकंड ग्रेड लो क्वालिटी आइटम ही बना सकता हूँ। इसे बताया जाता है कि पिछले ऑक्शन में एक लो क्वालिटी आइटम 500 स्पिरिट स्टोन का बिका था। बाई सुनकर फिर से मोटिवेट हो जाता है और एक सेकंड ग्रेड पिल बनाने जाता है। बाई कॉल्ड्रन में स्पिरिचुअल फायर लगाता है और फिर एक एक करके सारे हर्ब्स को एक पिल में बदलता है। बाई कॉन्फिडेंट है कि उसने हर एक स्टेप अच्छे से किया है, लेकिन फिर अचानक उसकी सारी पिल्स जल जाती हैं। बाई अगली बार भी फेल हो जाता है, लेकिन तब वहाँ उसे एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है। बाई पूछता है अगर ये किसी का नहीं है तो मैं ले रहा हूँ। पास कुछ लोग कहते हैं एक बार बाई ने ये बॉक्स उठा लिया तो फिर बाई फंस जाएगा। कुछ टाइम बाद तब ऑक्शन के लिए एक्साइटेड होते हैं। बाई छुप रहा होता है क्योंकि सिटी में से सब जानते हैं। बाई देखता है यहाँ सब लोग फेमस क्लैन के मेंबर्स हैं और वो तीनों एलिक्सर्स को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। हुयन भी ऑक्शन में हिस्सा लेने आया है, लेकिन मैं बाई से छुप रही होती है। ऑक्शन वाली लड़की ऑक्शन शुरू करती है। वो लड़की बताती है कि आज का ऑक्शन स्पेशल होने वाला है क्योंकि स्पिरिट सेक्टर के नॉर्थ और साउथ बैंक में बैटल होने वाली है। ऑक्शन का पहला आइटम एक ग्रीन ड्रैगन हॉर्न होता है जो बाई को इतना स्पेशल नहीं लगता, लेकिन इसकी बोली भी 700 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है और आखिर में ये आइटम 1000 स्पिरिट स्टोन का बिक जाता है। ये देखकर बाई को लगने लगता है ऑक्शन में आने का डिसीजन सही था। बाई ये देखकर शौक होता है कि यह आइटम जो ने बाई की है और उसे आवाज देता है। ऐसा करने से वो आदमी जो बाई को ढूंढ रहे होते हैं उसे देख लेते हैं। बहुत सारे आइटम 1000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन के बिकते हैं। बाई पहली बार ऑक्शन को देखकर हैरान होता है कि कैसे लोग पैसे लगा रहे हैं। कुछ टाइम बाद ऑक्शनियर बताता है आखिरी 3 आइटम एक ही पर्सन के हैं। बाई को समझ आ जाती है कि अब उसकी बारी है और पहली आइटम दिखाई जाती है। ये पर्पल की एसेंशियल पिल है, एक सेकंड ग्रेड लो क्वालिटी आइटम। इसकी प्योरिटी 60% है। बाई हैरान होता है कि शुरू की बोली सिर्फ 100 स्टोन से स्टार्ट हुई है क्योंकि पिल बनाने का खर्चा 60 स्टोन था। लोग कहते हैं उन्हें बिलीव नहीं हो रहा, कोई इतना लो क्वालिटी आइटम ऑक्शन कैसे कर सकता है जबकि बाकी सारे आइटम एक ट्रेयर थे। बाई सबसे कहता है कि बेड लगाओ। वो सोचता है क्यों ये आइटम दूसरे आइटम्स की तरह सेल नहीं हो रही। बाई बताता है कि कैसे उसने 3 महीने लगाकर ये पिल बनाई और बताता है कि तुम लोगों को अभी इसकी असल वैल्यू का नहीं पता, और एक स्पीच देता है कैसे ये पिल तुम्हारी कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगी। और फिर लोग 5000 से ज्यादा बोली लगाने लगते हैं और हम देखते हैं कि बाई ये सपना देख रहा होता है और हुयन बताता है कि कोई भी बेड नहीं कर रहा, इसलिए ऑक्शन वाले अगली आइटम की बोली शुरू करने वाले हैं। बाई की अगली आइटम पहले वाली से थोड़ी सी ही अच्छी होती है और इसकी बोली भी 100 स्टोन से शुरू होती है। बाई ये आइटम ज्यादा पैसों में बेचना चाहता है, चाहे इसे खुद ही बोली क्यों न लगानी पड़े। बाई 101 स्टोन्स की बोली लगाता है और सब सोचते हैं कि मार्शल बाई इस पिल पर क्यों बोली लगा रहा है और सोचते हैं कि शायद इस पिल में कोई खास बात है। तब और लोग भी बोली लगाने लगते हैं और बाई आखिर में बोली को 205 स्टोन तक लेकर जाता है, लेकिन बाई की लालच की वजह से वो अपना ही एलिक्सर डबल प्राइस में खरीद लेता है। बाई ऐसे दिखाता है कि वो ठीक है ताकि किसी को पता न चले कि वो एलिक्सर इसका था। ऑक्शन वाली लड़की बताती है कि अब लास्ट आइटम एक बार फिर एक पिल है। ये सुनकर सबको गुस्सा आता है, लेकिन वो बताती है कि ये पिल 3 बार स्पिरिट रिफाइन हुई है, इसलिए ये एक सुपीरियर आइटम है। हुयन बताता है कि किसी भी चीज को 3 बार स्पिरिट रिफाइन करना बहुत मुश्किल है और एक ग्रैंड मास्टर भी बहुत बार फेल होने के बाद 3 बार स्पिरिट रिफाइन कर पाएगा। बाई फिर से कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन सब कहते हैं कि रिफाइन करने वाला बेवकूफ था, एक लो ग्रेड पिल पर अपनी लक और एनर्जी वेस्ट करता रहा। ऑक्शन वाली बताती है कि ये पिल स्पेशल है क्योंकि इस पर टर्टल का सिंबल बना है। सब इस निशान को पहचान लेते हैं। जो भी इस सिंबल को देखकर दुखी होती है क्योंकि वो टर्टल से हार गई थी, लेकिन वो भी इस टर्टल जैसा बनना चाहती है। मैं भी इस टर्टल की फैन है। बाय बताता है कि उसे पहले से ही पता था और लोग कहते हैं कि पहली वाली 2 पिल्स बस एक टेस्ट था और टर्टल हमें कुछ सिखाना चाहता था। बाय बताता है कि ये पिल एक ट्रेयर है और इसकी बोली 1000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। जल्दी ही बोली 5000 तक पहुंच जाती है
میں اپنی آئیڈل کی کلیکشن کسی کو نہیں دینا چاہتی اور 6000 کی بولی لگاتی ہے اور پھر اس سے زیادہ زو بولی لگاتی ہے اور پھر دونوں ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگاتے ہیں۔ آخر میں 1,00,000 سٹون کی بولی لگا دیتی ہے۔ ہویا اسے روکتا ہے لیکن فے بتاتی ہے کہ یہ آکشن میری فیملی کا ہے۔ بائی کو بلیو نہیں ہو رہا کہ وہ امیر ہو گیا ہے۔ بائی میں سے کہتا ہے کہ تم ٹرٹل کی بڑی فین ہو۔ تب میں بتاتی ہے کہ میں نے یہ پل تمہارے لیے لی ہے۔ بائی کو برا لگتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اس کو اپنا سیکرٹ بتا دینا چاہیے۔ بائی سب کو بتاتا ہے میں ہی وہ ٹرٹل ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر بلیو نہیں کرتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بائی کتنا شو آف کرتا ہے۔ میں کو پتا ہے کہ بائی سچ بول رہا ہے۔ بائی میں کے پیچھے جاتا ہے لیکن 2 لڑکیاں اسے روک لیتی ہیں۔ وہ شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں کیونکہ بائی نے وہ جو باکس لیا تھا وہ جہیز تھا۔ تب کچھ اور لڑکیاں بھی بائی کو پکڑ لیتی ہیں۔ بائی کہتا ہے کہ وہ ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے۔ میں بائی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور ادھر بائی نیچے سے باہر نکل جاتا ہے۔ بہت سارے آدمی اپنی بیٹی کا ہاتھ بائی کو دینا چاہتے ہیں اور اسے بہت سارے سٹونز آفر کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ بائی کو الیکسر بھی دیں گے۔ بائی کہتا ہے یہ بہت سارے آپشنز ہیں، اس لیے مجھے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم دو۔ میں آ کر ان سب کو روکتی ہے۔ میں بتاتی ہے کہ جب بھی میری فیملی نے کہا کہ بائی سے شادی کرو تو میں نے منع کر دیا کیونکہ کوئی بھی لڑکی بائی کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ تب وہاں لا انفورسمنٹ والے آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بائی ابھی چھوٹا ہے اور اسے اپنی کلٹیویشن پر دھیان دینا چاہیے اور بائی 100 سال تک شادی نہیں کر سکتا۔ بائی سن کر شوق ہوتا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ اب اتنا سارا جہیز نہیں لے پائے گا۔ کچھ ٹائم بعد تب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بائی نے خود کو الیکسر پیویلین میں بند کر لیا ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ فیمس ہونے سے کچھ نہیں ملے گا اور امورٹل بننا ہی اب میرا گول ہے، لیکن بائی پھر پل بنانے میں فیل ہو جاتا ہے اور اس بار پیویلین کو ڈیمیج کرنے کی وجہ سے اسے یہاں آنے پر لائف ٹائم بین لگ جاتا ہے۔ ادھر یوان لی کے ساتھ گو کھیل رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج بائی نے پیویلین کو ڈیمیج کیا۔ لی کو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ گر کر ہی انسان سیکھتا ہے اور ایک اپوتھیکری بننا اتنا ایزی نہیں ہے۔ ادھر بائی اب اپنے گھر میں پل ریفائن کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک پل بناتا ہے لیکن یہ دیکھنے میں عجیب لگ رہی ہے اور سوچتا ہے شاید اس میں امپیورٹی کا ایشو ہے۔ بائی کے ہاتھ سے پل گر جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے جب ایک ریبٹ اس پل کو کھا لیتا ہے۔ ریبٹ مر جاتا ہے اور بائی سوچتا ہے کیا یہ پل پوائزنس تھی؟ وہ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ایک منکی کو بتاتا ہے یہ پل کھانے سے تم امورٹل بن جاؤ گے۔ منکی بیوقوف نہیں ہے اور جیسے بائی کر رہا ہوتا ہے ویسے کرنے لگتا ہے۔ منکی اسے دیکھ کر ہنستا ہے اور بائی اس کے منہ میں پل پھینک دیتا ہے۔ تب وہ منکی بھی مر جاتا ہے۔ بائی اپنی پل کو امپروو کرتا ہے لیکن ابھی بھی جو بھی اینیمل وہ پل کھاتا ہے مر جاتا ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ اسے معصوم جانوروں پر اور ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے چاہیے۔ تب ایک جانا پہچانا اینیمل آتا ہے۔ بائی شوق ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی چکن ہے جس نے اس کی امورٹیلٹی پل کھائی تھی۔ بائی حیران ہوتا ہے جب وہ برڈ پل کھا کر اڑ جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا۔ بائی نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن کوئی بھی سولوشن نہیں مل پا رہا اور ریکارڈز میں بھی ایسی امپیورٹی کا نہیں لکھا۔ تب اس پل پر لائٹننگ گرتی ہے اور پل کی امپیورٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ بائی کو سولوشن مل گیا ہے اس لیے وہ پل پر بار بار بجلی گرنے دیتا ہے۔ سیکٹر کا موسم خراب ہو گیا ہے اور بائی کہتا ہے اگر کسی کو پتہ چلا یہ بجلی میری پل ریفائننگ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پرابلم ہو جائے گی۔ بائی ڈر جاتا ہے جب وہی ریبٹ اس کے کہے ہوئے ورڈز کو بول رہا ہوتا ہے۔ وہ ریبٹ بولتے ہوئے بھاگ جاتا ہے اور بائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ ہی سمے میں سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے اسے جتنی ہو سکے پل ریفائن کر لینی چاہیے۔ 2 آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ دنوں سے موسم بہت خراب ہے۔ دوسرا آدمی بتاتا ہے کہ ایک فینکس چکن دوسرے چکنز کو مار رہی ہے۔ تب اس ریبٹ کی وجہ سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بائی کی وجہ سے موسم خراب ہو رکھا ہے۔ ایک دن ایسڈ رین ہونے لگتی ہے جس سے زو بائی کو اور زیادہ ہیٹ کرنے لگتی ہے۔ کچھ دن بعد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کیسے بائی اپنا اونر ڈسائپل کا ٹائٹل یوز کر کے پنشمنٹ سے بچ رہا ہے۔ تب پھر سے ایسڈ رین ہونے لگتی ہے۔ ادھر بائی خوش ہے، جو پل کو پیور کرنے کا میتھڈ اس نے نکالا ہے بہت اچھے سے کام کر رہا ہے۔ تب باہر بہت سارے لوگ بائی کے گھر کے باہر غصے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تب ایلڈر آتا ہے اور بائی سے کہتا ہے کہ انہوں نے بہت سہ لیا اور پھر بائی کا گھر ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ بائی ایسے دکھاتا ہے جیسے اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ بائی کی غلطی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ بائی کو سیکٹر سے باہر نکال دو اور ایلڈر بتاتا ہے کہ پچھلے کچھ سال سے یہ فینکس اس کے ساتھ تھا اور بائی نے پتہ نہیں اس کو کیا کھلا دیا ہے۔ ایلڈر کہتا ہے کہ اب بہت ہو گیا اور وہ بائی کی جان لینا چاہتا ہے، لیکن تب لی آ کر اسے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ اپوتھیکری بننے کا راستہ ٹف ہے، فیلئر آتے رہتے ہیں، لیکن اگر بائی نے کچھ انوینٹ کر لیا تو اس سے سیکٹر کا ہی فائدہ ہوگا۔ تب ریبٹ آ کر ایلڈر کی کچھ باتیں بتاتا ہے اور پھر لی کی باتیں بتانے لگتا ہے۔ جب لی نے کہا تھا وہ ویٹ کر رہا ہے کب کلٹیویشن پوری ہونے کے بعد وہ شادی کرے گا، ریبٹ بائی کے ہاتھ نہیں آتا اور لی کو غصہ آتا ہے۔ ادھر ایک آدمی ہنزاؤ کو اپنے ماسٹر کی آواز آتی ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے ماسٹر کب کے مر چکے ہیں۔ اس کے ماسٹر کو بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب اس پل کی وجہ سے ہوا ہے۔ ادھر لی نے بائی کو پنشمنٹ دی ہے، لیکن بائی کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک ریبٹ کی بات نہیں سنے گا۔ بائی بتاتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پل بنانا چاہتا تھا۔ لی کہتا ہے کہ تم ابھی کی کنڈنسیشن کے 7th لیول پر ہو، تم نے فاؤنڈیشن پل کو کیا کرنا ہے؟
بھائی کہتا ہے کہ میں پھر کبھی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں کھڑی کروں گا، آپ مجھے کلٹیویشن انکریز کرنے کا کوئی میتھڈ بتائیں۔ لی غصے میں چلا جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے بھائی کو انرسیکٹ کلٹیویشن میتھڈ دے جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈریگن ایلیمنٹ سیڈ ٹرانسفارمنگ اسکرپچر ہے اور اس کے 3 لیول ہیں۔ اس میں لکھا ہے اگر باڈی ایک ایلیفنٹ جیسی پاورفل ہو اور اسپرٹ ایک ڈریگن جیسا ہو، پھر ایک بار سیڈ ٹرانسفارم ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ادھر لی کہتا ہے کہ بھائی بہت چلاک ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہیں بھائی خود کو ہارٹ نہ کر لے، تو اسے یاد دلاتی ہے کہ 1 سال میں تینوں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لینڈز کا راستہ کھل جائے گا، پھر بھائی کے پاس چانس ہوگا کہ وہ ارتھ ٹائپ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لے پائے۔ لی بتاتا ہے اگر بھائی یہ میتھڈ سیکھ بھی لیتا ہے تب بھی ارتھلی وین کو لینا بہت ٹف اور پینفل ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کی بیٹل میں جو ریوارڈ ملیں گے وہ بھائی کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لی بتاتا ہے کہ بھائی ابھی بیٹل کے لیے ریڈی نہیں ہے، 1 ویک ہو گیا ہے اور میں کو فکر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بھائی اپنے روم سے باہر نہیں آ رہا۔ بھائی نے کی کنڈنسیشن کا لیول 8 کر لیا ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کی بیٹل میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کچھ ہی سمے رہ گیا ہے اور میں پرے کرتی ہے کہ لی جلدی آئے اور بھائی کو لے کر جائے۔ اندر بھائی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے آس پاس کی ساری زندہ چیزوں کو سینس کر پا رہا ہے اور اس کی باڈی کی تیزی سے انکریز ہو رہی ہے۔ بھائی اس سکرول کے پہلے لیول پر پہنچ جاتا ہے اور اب اس کی باڈی ایک ایلیفنٹ جتنی سٹرونگ ہے۔ تب بھائی کو کوئی چینز پکڑ لیتی ہیں۔ بھائی کو یاد آتا ہے کہ گارڈین نے بتایا تھا تم لائف چینز کو ٹچ تو کر پاؤ گے لیکن انہیں توڑ نہیں پاؤ گے کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ بھائی کہتا ہے کہ اس میتھڈ کی ہیلپ سے میں ابھی سے ہی ان چینز کو ٹچ کر پا رہا ہوں اور پھر انہیں توڑنے کی ٹرائی کرتا ہے۔ بھائی حیران ہوتا ہے کہ چین غائب ہو گئی اور وہ سی ٹرانسفارمیشن لیول پر چلا گیا۔ بھائی کو لگتا ہے شاید وہ فیل ہو گیا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں ویسا نہیں لگ رہا جیسے مجھے بتایا گیا تھا۔ تب لی بھائی سے امپریس ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک یونیک ڈریگن ایلیمنٹ سی لیول بنایا ہے۔ لی اسے ٹریننگ سے اٹھا کر بنا کچھ کہے ایک ڈینجرس جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ بھائی دلدل میں پھنس گیا ہے اور فلائنگ سورڈ بھی اس کی ہیلپ نہیں کر پاتی۔ تب ہوین اسے بچا لیتا ہے اور بھائی کو بتاتا ہے کہ جلدی کرو، صرف 22 لوگ رہ گئے ہیں جو سدرن بینک کی بیٹل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہوین حیران ہوتا ہے کہ بھائی کو اس کا نہیں پتا جبکہ وہ ابھی اس بیٹل میں حصہ لینے کے لیے کمپیٹ کر رہا ہے۔ تب اوپر سے بڑی بڑی سورڈ گرنے لگتی ہیں، سارے ایلڈرز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لی بتاتا ہے کہ ناردرن بینک پاورفل ہے، اس لیے اس بار ساؤدرن بینک میں جانے کے لیے کمپٹیشن کو ٹف بنایا گیا ہے، ٹاپ 10 ہی اصل بیٹل میں حصہ لے پائیں گے۔ بھائی سورڈ سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن ان سورڈز میں لائٹننگ دیکھ کر شوق ہوتا ہے۔ ہوین بتاتا ہے کہ یہ لائٹننگ سورڈ کی نہیں ہے، ایک لڑکا جس کا نام ٹی این لی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ ٹی این لی بھائی کو دیکھ کر کہتا ہے ان جیسے ویک لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بھائی کو غصہ آ جاتا ہے پر اسے لگتا ہے کہ چلتے ہوئے لائٹننگ نکالنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ٹی این لی بھائی کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ بھائی ایک کھائی میں گر جاتا ہے جہاں بہت سارے سنیکس ہوتے ہیں۔ ادھر وہی بولنے والا منکی رے کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی سنیک سے بچ کر بھاگ رہا ہے۔ بھائی اس پل سے سنیکس کو ڈراتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس پل نے بہت ساری جانوروں کی جان لی ہے۔ تب اچانک سے اس کے ہاتھ سے پل غائب ہو جاتی ہے اور وہ منکی کہتا ہے کہ بھائی کا میڈیسن میں فیوچر برائٹ ہے۔ ادھر بھائی سنیک سے بچ رہا ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اور صرف 11 لوگ ہی حصہ لے سکتے ہیں اور ہم کچھ پارٹیسپینٹس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چیف کہتے ہیں کہ آخری پارٹیسپینٹس بہت سٹرونگ ہیں لیکن انہیں بھائی نظر نہیں آ رہا۔ بھائی ان سنیکس پر وہ پل پھینکتا ہے لیکن اب وہ سنیکس بھی اس ریبٹ کی طرح بولنے لگتے ہیں۔ تب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بھائی نے پیل کی ہیلپ سے ایک بڑے سے سنیک کو پیٹ بنا لیا ہے۔ بھائی سنیک سے گرنے والا ہوتا ہے اور اوپر سے ٹی این یو گزر رہا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے پہلی پوزیشن لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تب سنیک بھائی کو سب سے آگے پھینک دیتا ہے اور بھائی پہلی پوزیشن لے لیتا ہے۔ سارے چیف یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں۔ پھر باقی کے پارٹیسپینٹ بھی آتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں کہ بھائی نے چیٹنگ کی ہے۔ تب وہاں بہت سارے سنیکس آ جاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ یہ بھائی کی غلطی ہے۔ یوان سب کو چپ رہنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی نے اس بیٹل میں پہلی پوزیشن لی ہے، تم میں سے ٹاپ 10 آنے والی ناردرن اور سدرن بینک کی بیٹل میں سدرن بینک کی طرف سے جاؤ گے اور پھر اس بیٹل میں جو بھی ٹاپ 5 میں آئے گا انہیں سیکرٹ سیکٹر میں پہلے کلٹیویٹ کرنا ہوگا اور پھر آخری بیٹل انہیں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ سیکرٹ لینڈ میں کرنی ہوگی۔ بھائی کو نہیں پتا کہ یہ سیکرٹ لینڈ کیا چیز ہے۔ تب ٹی این یو کو لگتا ہے کہ بھائی ٹاپ 5 میں نہیں آ پائے گا کیونکہ یہاں تک بھی بھائی چیٹنگ کر کے پہنچا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ناردرن بینک کے فائٹرز مونسٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ کسی پر رحم نہیں کرتے۔ بیٹل بہت ڈینجرس ہوگی اور جان بھی جا سکتی ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ اسے جلدی سے کلٹیویشن کرنی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سامان پیک کر کے بھاگنے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ وہ لکی تھا جب وہ لوشین کلین سے بچ گیا لیکن اب وہ اس خطرناک بیٹل میں نہیں جانے والا۔ تب لیو اسے پکڑ لیتا ہے اور بھائی اس سے معافی مانگتا ہے۔ لیو اسے ادھر لے کر جاتا ہے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ لیو اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے کیا پرومس کیا تھا کہ وہ من لگا کر کلٹیویٹ کرے گا۔ لیو اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ ایک بار امورٹل وین میں پہنچ گیا تو وہ گولڈن باڈی کلٹیویٹ نہیں کر پائے گا۔ بھائی سوچتا ہے کہ وہ 5 سال تک کیا کرتا رہا اور اگر لیو اسے نہیں بتاتا تو وہ کبھی امورٹل نہ بن پاتا۔ لیو سے بتاتا ہے کہ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ سیکرٹ لینڈ ہر 60 سال بعد کھلتی ہے اور نارتھ اور ساؤتھ کی بیٹل ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون انٹر ہو پائے گا۔
सिर्फ उधर जाने पर ही अर्थली या फिर हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचा जा सकता है और यही इमोर्टल बनने का इकलौता रास्ता है। और बाय से पूछता है क्या तुम्हारा गोल भी इमोर्टल बनना नहीं है। कुछ टाइम बाद बाय और बाओ स्पाई बनकर नॉर्दर्न सेक्टर की इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं और नॉर्दर्न सेक्टर के टॉप 4 चोजन वॉरियर बहुत पावरफुल हैं। उनमें से दो बहन भाई हैं। योन पॉइजन इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है और इसकी सिस्टर वॉन एलियन टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और तीसरा हान ली है जो कि एक बीस्ट टेमर है। और आखिर में एक आदमी है जो कि सालों से माउंटेन्स में कल्टीवेट कर रहा है। उसने गोस्ट आर्ट कल्टीवेट की है जो इस सेक्टर की सबसे टफ टेक्निक है। वो नॉर्दर्न बैंक का टॉप चोजन है और इसका नाम गुया है। भाई कहता है कि वो इनमें से किसी से नहीं जीत सकता और तब योन उन्हें देख लेता है, लेकिन उससे पहले वो भाग जाते हैं। भाई योन की पावर से प्रेस होता है, इसलिए भागने की जगह फिर से उन पर नजर रखने जाता है। उधर वो वॉन को देखता है और उसे लगता है कि वो कोई सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रही है और भाई कहता है कि कोई उसे देख ना ले, लेकिन वो हरामी रैबिट वहाँ आ जाता है और सारी बात सुनकर रिपीट करने लगता है। वॉन बाय का पीछा करती है और फॉरबिडन लैंड में बाय की सोर्ड काम करना बंद कर देती है। उधर नॉर्दर्न बैंक के लीडर्स कह रहे होते हैं वो कभी भी हारे नहीं हैं क्योंकि वो बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय से पावरफुल बीस्ट पैदा नहीं हो रहे और अबिस के बीस्ट भी एक्टिव नहीं है क्योंकि काफी समय से अबिस की एनर्जी खत्म हो रही है और पहले वाले डिवाइन बीस्ट अब बूढ़े होकर मरने वाले हैं। उधर बाय एक केव में घूम रहा होता है। उसे पता है यहाँ कुछ तो डेंजरस है क्योंकि इधर उस लड़की ने मेरा पीछा नहीं किया। तब बाय पर कोई चीज पावरफुल एनर्जी के साथ अटैक करती है। बाय डर जाता है क्योंकि वहाँ एक ड्रैगन होता है। बाय उस ड्रैगन से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी सारी चीजें ले लो और मुझे जाने दो। ड्रैगन इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर वो बाय की बनाई हुई पिल ट्राई करना चाहता है। ड्रैगन को ये पिल अच्छी लगती है और बाय कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी पिल बनाकर दूंगा। ड्रैगन उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बताता है अगर वो पिल ना बना पाया तो हमेशा के लिए इधर ही रहना होगा। बाय बताता है कि मुझे पिल बनाने के लिए बस ड्रैगन बोन्स, ड्रैगन मसल्स, ड्रैगन हॉर्न्स, ड्रैगन स्केल और इससे पहले वो अपनी लिस्ट कंप्लीट करता ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। तब बाय कहता है कि सिर्फ ड्रैगन ब्लड से ही काम हो जाएगा। बाय पिल बनाने लगता है और सोचता है कि कैसे ड्रैगन ने उसे थोड़ा सा ही ब्लड दिया। फिर बाय उसे वो पिल बनाकर देता है जिसे वो ड्रीम पिल कहता है, जो पिछली पिल से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन पिल खाकर खुश होता है और इसे लेकर कहीं जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बताया जाता है कि वो काफी समय से बेहोश है और अगर वो थोड़ी देर और बेहोश रहता तो कल होने वाली बैटल को मिस कर देता। बैटल वाले दिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं और नॉर्दर्न बैंक कहता है कि कैसे सदर्न बैंक पिछले 1000 साल से हारते आ रहा है। बैटल स्टार्ट होती है और दोनों साइड के चोजन सामने आते हैं। इस बैटल को दोनों साइड के एल्डर मॉनिटर करेंगे क्योंकि नॉर्दर्न बैंक पिछली बार जीत गया था, इसलिए वो 12 मेंबर्स लड़ने के लिए भेज सकता है और सदर्न बैंक सिर्फ 10 ही भेज सकता है। दोनों साइड के लोग किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और अगर कोई लड़ने से मना कर देता है तो ये लॉस समझी जाएगी। तब ऊपर एक बड़ा सा काला क्लाउड बनता है और सब देखते हैं कि ये टॉप चूजन डिसाइपल गुया है। बैटल स्टार्ट होती है और एक स्टेज को ऊपर उठाया जाता है। TNU पहले जाता है और कहता है जिसमें दम है आए। एक आदमी फाइट के लिए आता है और नॉर्दर्न एल्डर बाय की बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसे ओनर डिसाइबल का टाइटल मिला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ है। उधर बाय अभी भी अपने घर में रेडी हो रहा होता है और कहता है कि एग्जाम देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट तैयारी करना होता है। उधर TNU जीत जाता है लेकिन थक गया है। नॉर्दर्न बैंक वालों को समझ नहीं आती कि उस सदर्न बैंक वाले खुश हो रहे हैं क्योंकि TNU मुश्किल से हमारे 6th रैंक डिसाइपल से जीत पाया है। वो बताते हैं कि हमारे पास गुया है पर इस बार हम ही जीतेंगे। ये बात सुनकर सदर्न सेक्ट से एक लड़का TN ली गुया को चैलेंज करता है। गुया उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तब ऊपर बाय सोच रहा होता है कैसे सब उसकी रिस्पेक्ट पे खड़े होंगे, बट उसे TNU की लाइटनिंग लग जाती है। तब वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। गुया दोनों को एक साथ फाइट करने का कहता है, इससे टाइम बच जाएगा। वॉन देखती है कि बाय अभी भी जिंदा है। जब वो एरिना से पीछे हट रहा होता है तब गुया और TN ली फाइट करने लगते हैं और एल्डर देखते हैं कि दोनों ही पावरफुल कल्टीवेटर हैं। बाय भी उन्हें देखकर इम्प्रेस होता है। गुया के अटैक से TN ली पीछे हो जाता है और गुया ये चांस देकर सबको अपनी पावर दिखाना चाहता है। TN ली को लगता है ये कोई ट्रिक है जिससे गुया को गुस्सा आता है और वो अपना अटैक करने लगता है। एल्डर्स को समझ आ जाती है ये अटैक बहुत डेंजरस है। हम देखते हैं कि TN ली अभी भी जिंदा है क्योंकि सू वो अटैक रोक लेती है। सू गुया से गुस्सा होती है क्योंकि गुया ने ये अटैक TN ली को मारने के लिए किया था, लेकिन गुया कहता है कि ऐसा नहीं है। एल्डर भी गुया की पावर से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि सू ने ये अटैक रोकने के लिए बहुत सारी पावर यूज की। एल्डर को लगता है कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो गोस्ट आर्ट को टक्कर दे पाए, लेकिन ली कहता है कि एक टेक्निक है। बाओ को भी उस टेक्निक का पता है और वो बाय को बताता है कि उस टेक्निक का नाम वेट लैंड किंगडम है और ये टेक्निक 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से एक है और ये टेक्निक भी नॉर्दर्न बैंक के पास है। इस पावरफुल टेक्निक के लिए 100 बीस्ट को स्टडी करके अपने अंदर की बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट करना पड़ता है। हर कल्टीवेटर की अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इसलिए उनकी स्पिरिट बीस्ट की पावर भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी 1000 साल से उस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं किया। इसके बाद बाय को कोई फाइट के लिए चैलेंज करता है
बाय उसे चांस देता है कि हार मान लो। बी हान ली को लगता है कि बाय उसकी इंसल्ट कर रहा है और अपने नाइट स्टॉकर बीस्ट को बुलाता है। वो बीस्ट बाय पर अटैक करता है, लेकिन बाय एरिना के अंदर भागने लगता है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स कहते हैं आखिर बाय जैसा कमजोर इस कंपटीशन में क्या कर रहा है। वो बीस्ट अटैक करता है, लेकिन बाय अपने टेलिस्मैन साथ लाया है। तब बाय के हाथ से वो गिर जाते हैं, इसलिए बाय अपनी वो ब्लू पिल यूज करता है। तब शौक हो जाते हैं जब वो बीस्ट बाय का पेट बन जाता है और फिर और पिल्स मांगने लगता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर्स भी हैरान होते हैं, बाय ने ऐसा कैसे किया। बेहान ली कहता है कि ये कोई ईवल टेक्निक यूज कर रहा है। बेहान ली बीस्ट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट बाय की पिल खाने से खुद को रोक नहीं पाता। बेहान ली सोचता है कि बाय के पास और कितनी पिल्स हैं। तब बाय नीचे पड़ी पिल्स को फोड़ देता है, जिससे नाइट स्टॉकर को गुस्सा आता है और वो बेहान ली पर अटैक कर देता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर्स कहते हैं कि बाय चीप ट्रिक्स करके जीता है। कुछ लोग बाय के साथ होते हैं और कुछ लोग नहीं। तब नॉर्दर्न बैंक का एक एल्डर बाय पर अटैक करता है, लेकिन ली उसके अटैक रोक देता है। एल्डर को गुस्सा आता है जो बाय ने किया, लेकिन ली उसे बताता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है और वैसे भी बाय ने ये पिल्स खुद रिफाइन की हैं। तब अचानक बहुत सारे बर्ड्स एरिना के ऊपर उड़ने लगते हैं और ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है। लोगों को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, लेकिन युआन को समझ आ जाती है। फाइट की वजह से अबिस का बीस्ट जाग गया है। नॉर्दर्न एल्डर कहता है कि ये बाय की गलती है और एक और नॉर्दर्न एल्डर पूछती है क्या बाय ने ये एलिक्सर बनाया है जिससे ये बीस्ट को कंट्रोल कर पा रहा है, और पूछती है क्या तुमने ये फार्मूला बनाया है। बाय मान लेता है कि मैंने बनाया है। सबको लगता है कि बाय को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन वो एल्डर कहती है मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तब एल्डर्स की मीटिंग में वो एल्डर बाय से कहती है वो फार्मूला मुझे दे दो। युआन कहता है बाय का डिसीजन है, वो देना चाहता है या नहीं। ये सुनकर बाय में कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि मैं एक ऑनर डिसाइपल हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं ये फार्मूला अपने सेक्टर वालों को ही दूँ। लेकिन फिर वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मांगने लगता है। बूढ़े एल्डर को गुस्सा आता है, लेकिन बूढ़ी एल्डर बाय को कुछ देना चाहती है। इस बॉक्स में एलिमेंटल मैग्नेटिक पर्ल है जो किसी भी आर्टिफैक्ट को एक रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बाय इंप्रेस नहीं होता। फिर एल्डर उसे एक और चीज भी देती है, एक मैग्नेटिक विंग्स, जिनकी हेल्प से वो इतनी तेज उड़ पाएगा कि उसे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी नहीं पकड़ पाएगा। ली बताता है एक अपोथेकेरी मास्टर ही जानता है फार्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। एल्डर पूछते हैं कि फिर वो और क्या चाहते हैं। ली चाहता है कि वो बाय को अपनी कीमती वेटलैंड किंगडम टेक्निक दें। एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि ये 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से सबसे ऊपर है। ली कहता है ये डील बुरी नहीं है, उन्हें उस टेक्निक के बदले जो कोई भी कल्टीवेट नहीं करता वो फार्मूला मिल जाएगा जिसकी हेल्प से वो अपनी कीमती बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बूढ़ी एल्डर डील एक्सेप्ट कर लेती है और दूसरे एल्डर्स को बताती है ये टेक्निक कीमती तो है, लेकिन वार बीस्ट सिर्फ नॉर्दर्न बैंक ही कंट्रोल कर सकते हैं और सारे ही डिवाइन बीस्ट बूढ़े होकर मरने वाले हैं और किसी के भी बच्चे नहीं हैं। बाय की पिल से उन सब की जान बच सकती है, इसलिए वो ये टेक्निक दे रही है। बाय प्रॉमिस करता है कि वो मन लगाकर इस टेक्निक को कल्टीवेट करेगा। बाव बाय को टेक्निक मिलने पर कंग्रेचुलेशन करने आता है, लेकिन उधर बाय माउंटेन से नीचे उतर रहा होता है। ली ने बताया था कि इस टेक्निक को सीखने के लिए 100 बीस्ट को स्टडी करना होगा, तब जाकर तुम्हारी इनेट स्पिरिट एक्टिवेट हो पाएगी। बाय उस स्क्रॉल को स्टडी करता है, लेकिन ये एक मैप होता है। बाय जानता है कि ये कहाँ है, इसलिए अबिस में कंफर्म करने जाता है। उधर मैप ग्लो करने लगता है। युआन ली के साथ गो खेलते हुए से बताता है कि सिर्फ हमारे पैट्रियार्क ही थे जिन्हें इस टेक्निक की हेल्प से एक स्काई विंग बीस्ट मिला, और उनके अलावा और कोई भी कल्टीवेटर अपनी इनेट स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसलिए युआन को समझ नहीं आ रही ली ने वो टेक्निक क्यों मांगी। युआन शॉक हो जाता है जब ली बताता है कि बाय आउटर सी रेल में पहुंच गया था जब वो एलिफेंट ड्रैगन सी ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और ली बताता है इसका मतलब बाय पहले ही वेटलैंड पावर सिस्टम को समझ गया है। उधर अबिस में बाय हैरान होता है जब वो दोनों टेक्निक्स जो वो कल्टीवेट कर रहा था एक ही टेक्निक बन रही हैं। बाय दोबारा वापस अबिस में आ जाता है। बाय दोबारा वापस अबिस में जाता है और ड्रैगन बताता है कि बाय बहुत बहादुर है और वो काफी समय से ऐसे किसी से नहीं मिला। ड्रैगन बाय को हेल्प करने की ऑफर देता है। नॉर्दर्न बैंक में यून बाय से लड़ने के लिए रेडी होता है। ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन टॉप 5 में आएगा। यून कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके पास उसके स्पिरिट बीस्ट हैं, लेकिन वो उन्हें समन नहीं कर पाता। सिर्फ यून ही घबराया हुआ नहीं है, टाउन के सारे बीस्ट गायब हो रहे हैं। उधर बाय सोचता है कि यहाँ क्या हो रहा है जब वो फिर से उसी चिकन से मिलता है। ड्रैगन बाय से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वेटलैंड किंगडम क्या है। बाय को याद आता है इसका मतलब अपनी इनेट स्पिरिट को जगाना है, और किस तरह की इनेट स्पिरिट इसे मिलेगी ये बाय की नेचर और कितना वो बीस्ट को जानता है उस पर है। बाय सबसे पावरफुल बीस्ट स्पिरिट लेना चाहता है, इसलिए वो उस बर्ड को स्टडी करने लगता है। अगला बीस्ट एक नाइट स्टोकर होता है और बाय इसे भी अच्छे से स्टडी करता है। सारे बीस्ट एक एक करके आते हैं, लेकिन इस बात से खुश नहीं होते कि वो बाय की हेल्प कर रहे हैं। बाय उनके बीस्ट को देखकर इम्प्रेस होता है। उधर बाकी के कंटेस्टेंट भी फाइट करते हैं और हम देखते हैं कि अब लास्ट मैच यून और बाय के बीच है। हमेशा की तरह बाय कहाँ है किसी को नहीं पता। यून को लगता है कि बाय डर गया और यून भी कहता है कि इस मैच को लॉस समझा जाए, लेकिन तब बाय आ जाता है और कहता है कि शो के स्टार कभी कभी लेट हो जाते हैं।
यून बाय को देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि बाय को डर नहीं लग रहा और बाय से कहता है कि इस बार उसकी पिल्स काम नहीं करेंगी। यून अपने स्पिरिट बीस्ट को बुलाता है लेकिन बाय के अलावा सब शॉक होते हैं जब कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब बाय उन्हें बुलाता है तो स्पिरिट आ जाते हैं। बाय उनसे पूछता है क्या तुम जानना चाहते हो क्या हो रहा है। बाय उन स्पिरिट की हेल्प से वर्ड जीनियस लिखता है। वो सब शौक हो जाते हैं कि बाय ऐसे इन बीस्ट को इतने अच्छे से कैसे कंट्रोल कर रहा है। बाय कहता है कि उसे जीतने के लिए पिल नहीं चाहिए और यून से कहता है कि हार मान लो क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई बीस्ट नहीं है। बाय कहता है कि उसने बस थोड़ा सा स्टडी किया और बीस्ट को कंट्रोल कर पाया और फिर वो बीस्ट यून को लेकर उड़ जाते हैं। यून को बिलीव नहीं हो रहा उसके बीस्ट उसी पर अटैक कर रहे हैं। तब बाय मैच जीत कर टॉप 5 चोदन बन जाता है। सबको समझ आ जाती है जो नॉर्दर्न बैंक के बीस्ट गायब हो रहे थे उसमें बाय का हाथ है क्योंकि बाय ने यून के बीस्ट को कंट्रोल किया है। बाय भी अब टॉप 5 चोजन में से एक है और सारे चोजन को सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने का चांस मिलेगा। नॉर्दर्न एल्डर्स बात कर रहे होते हैं कैसे बाय के पास उनकी कीमती वेटलैंड टेक्निक है लेकिन बूढ़ी एल्डर कहती है कि 1000 साल से वो टेक्निक कोई भी यूज नहीं कर पाया। जब बाय फेल हो जाएगा तो हम वो टेक्निक वापस ले लेंगे। सारे टॉप चूजन नंबर प्लेट उठाते हैं ये देखने के लिए कि कौन किसके साथ फाइट करेगा। इस फाइट को जीतने वाला कोई एक ही होगा। नॉर्दर्न बैंक वाले चाहते हैं कि बाय का 4 नंबर आए ताकि गुया इसे सबक सिखा सके लेकिन बाय को फर्स्ट राउंड स्किप वाली प्लेट मिलती है। बाय अब आराम से बैठकर बैटल देखेगा और उधर पहली बैटल वॉन और गुया के बीच में होती है। फाइट शुरू होते ही वॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करती है लेकिन गुया को कुछ नहीं होता और वो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वॉन कॉन्फिडेंट है लेकिन तब गुया दिखाता है कि क्यों वो एक टॉप चोजन डिसाइपल है। वॉन हार जाती है और गुया ये फाइट जीतकर टॉप 3 में पहुंच जाता है। बाय के फायर किचन के दोस्त भी ये कंपटीशन देखने आए हैं। अगला मैच TNU का होता है। मैं इम्प्रेस होती है जब बाय TNU की फास्ट टेक्निक का नाम बताता है। TNU एक स्ट्रॉन्ग अटैक से फाइट जीत जाता है। सदर्न बैंक के फैंस बताते हैं कैसे उन्होंने टॉप 2 स्पॉट्स अभी से ही ले लिए हैं लेकिन नॉर्दर्न बैंक कॉन्फिडेंट है आखिर में गुया ही जीतेगा। इसके बाद अब फाइनल राउंड शुरू होने वाले हैं। बाय को फाइट के लिए बुलाया जाता है। बाय सोचता है कि अब फाइट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने वाला है। बाय सरप्राइज होता है जब उसका ओपोनेंट TNU होता है। बाय को वो फाइट याद आती है जब TNU ने कहा था वो उसको उसकी औकात दिखाएगा लेकिन फिर भी बाय कहता है कि वो पुरानी बातें थी और हम दोनों ही सदर्न बैंक के स्टूडेंट हैं और हमारा असल एनिमी नॉर्दर्न बैंक है। बाय कहता है कि वो TNU को चांस देगा कि वो गुया के साथ फाइट करे और हार मानने ही वाला होता है। तब अचानक TNU इस पर अटैक कर देता है। लोग भी TNU की इंसल्ट करने लगते हैं क्योंकि बाय ये सदर्न बैंक के लिए कह रहा था। TNU को गुस्सा आता है और बाय पर अटैक करता है। एल्डर बाय से इम्प्रेस होते हैं जब बाय को इस अटैक से कुछ नहीं होता। ये देखकर TNU को और गुस्सा आता है और कहता है कि वो बाय को सबक सिखाएगा क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ नहीं सिखाया। ये सुनकर बाय सीरियस हो जाता है और इसे अपनी मदर की याद आती है जब वो मरने वाली थी। चीफ सरप्राइज होते हैं जब TNU इनेट स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है जो टॉप 10 मेन टेक्निक में से एक है। TNU ने यह टेक्निक पहली बार यूज की है और एल्डर सोचते हैं क्या ये बाय को मारना चाहता है। बाय आगे बढ़ता है और इसे फर्क नहीं पड़ता अगर TNU इसके पीठ पीछे अटैक करे या फिर वो टॉप चूजन बनना चाहता है और बाय को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे नीचा दिखाता है। लेकिन बाय कहता है तो मैं मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और एक ही अटैक से TNU को स्टेज से बाहर फेंक देता है। बाय फाइट जीत जाता है। तब अचानक गुया स्टेज पर आकर कहता है कि वो मानता है कि बाय स्ट्रॉन्ग है और इसे चैलेंज करता है। गुया का पहला अटैक बहुत पावरफुल होता है। लोग हैरान होते हैं कि गुया ने एक ही अटैक में फाइट खत्म कर दी और कहते हैं कि नॉर्दर्न बैंक एक बार फिर जीत गया। तब बाय गुया से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। गुया से अपनी इंसल्ट समझता है और बाय पर एक के बाद पावरफुल अटैक करता है। तब सोचते हैं कि बाय आगे से फाइट क्यों नहीं कर रहा। तब मे को रोकते हैं जब वो कहती है कि बाय को कुछ हो जाएगा, फाइट को रोको। हम देखते हैं कि बाय सही चांस का वेट कर रहा होता है। जब वो गुया के फ्लाइंग अटैक को देखता है बाय उस पर क्लोज रेंज में थ्रोट लॉक मूव यूज करता है। बाय शॉक होता है गुया मरा नहीं। नॉर्दर्न स्टूडेंट्स भी हैरान होते हैं जब गुया इंजर हो जाता है। गुया गोस्ट आर्ट यूज करता है लेकिन बाय ये अटैक डॉज कर लेता है। इससे गुया को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसने बाय को कम समझा और फिर अपना सबसे पावरफुल अटैक नॉकटर्नल गोस्ट यूज करता है। बाय अपने कोल्डन से उसका अटैक ब्लॉक करता है। ये देखकर सू इम्प्रेस होती है क्योंकि नॉकटर्नल गोस्ट लेवल 9 का अटैक है। गुया कहता है कि बाय बेवकूफ है जो अपने कोल्डन से अटैक ब्लॉक कर रहा है। लेकिन तब बाय अपनी ड्रैगन एलिमेंट टी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपने अटैक की पावर को बढ़ाता है। गुया थोड़ा पीछे होता है लेकिन तब वो भी अपनी सील ओपन करता है जिससे वो बाय पर भारी पड़ने लगता है। लोग शौक होते हैं जब बाय हार जाता है लेकिन नॉर्दर्न बैंक भी बाय से इम्प्रेस होता है। गुया कहता है कि रिजल्ट अनाउंस करो लेकिन तब बाय ने वो अटैक अपनी डिवाइन शील्ड से रोक लिया था। बाय गुया को हराने के लिए अटैक करता है और गुया भी अपनी गोस्ट आर्ट यूज करता है 100 गोस्ट वर्ल्ड एक्सटर्मिनेशन और ये गोस्ट आर्ट का अल्टीमेट मूव है। एल्डर कहते हैं कि ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मूव है और गुया से कहते हैं कि अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस में ना डालो। बाय अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक बैंकरप्टिंग स्वॉर्ड अरे यूज करता है लेकिन गुया ये अटैक डॉज करता है। बाय अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करता है। गुया को अभी भी लगता है कि वो फाइट जीत चुका है
लेकिन बाय अभी तक गुया के अटैक को स्टडी कर रहा था। बाय कहता है कि अब मेरी बारी है। जब वो टॉप सीक्रेट टेक्निक वेटलैंड किंगडम यूज करता है, ये अटैक बहुत पावरफुल होता है जिसे गुया रोक नहीं पाता। सबको बिलीव नहीं हो रहा। बाय ने वो टेक्निक सीख ली। कुछ ही दिन में बाय ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। इस अटैक की पावर बहुत है, लेकिन ये टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि बाय की इनेट स्पिरिट अभी एक्टिवेट नहीं हुई। बाय एक टैलेंटेड लड़का है और इन्हें लगता है कि जब बाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएगा तो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकता है। तब पानी का कलर ब्लैक होने लगता है और ली को समझ आ जाती है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी बैकलैश है। वो सबको अरीना को खाली करने का कहता है और लॉ एनफोर्समेंट वाले भी बाय को प्रोटेक्ट करते हैं। तब अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास बाय को बचाने के लिए समय कम है। सिचुएशन और खराब हो रही है और ली अपनी सारी पावर यूज करता है और बाय को याद दिलाता है कि कैसे वो इमोर्टल बनना चाहता है। तब ली को रोकते हैं क्योंकि इससे वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है। ली कहता है कि बाय का फ्यूचर ब्राइट था, वो इसे नहीं बचा पाया। तब अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं क्योंकि बाय का बचने का कोई चांस नहीं लग रहा और ली बाय से माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। तब सब ब्लैक ड्रैगन को देखकर शॉक होते हैं जो बाय की हेल्प करने आया है। बाय फिर से नॉर्मल हो जाता है और सब सोचते हैं क्या बाय की कंडेंसेशन के लेवल 10 से आगे निकल गया है। बाय को एनलाइटमेंट मिली है और रिकॉर्ड्स में लिखा है ऐसा होने पर बाय की इनेट स्पिरिट एक्टिवेट हो जाएगी। युआन सोचता है कि इसकी इनेट स्पिरिट कैसी होगी, लेकिन कुछ नहीं होता। युआन बाय से पूछता है एनलाइटमेंट से बाय को क्या जानने को मिला। बाय कहता है उसे एनलाइटमेंट रेल्म में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, फिर उसे वहाँ कुछ मिला। एल्डर कहते हैं जल्दी से बताओ वो क्या चीज थी, लेकिन बाय कहता है कि फिर मैं उठ गया और अब मैं भूल गया हूँ वो क्या था। नॉर्दर्न बैंक पार्टिसिपेंट्स कहते हैं लगता है बाय इनेट स्पिरिट एक्टिवेट करने में फेल हो गया। तब क्लाउड्स ब्लैक होने लगते हैं और सब इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि इसके बीस्ट की एक फिंगर इतनी बड़ी है। वो बीस्ट वापस चला जाता है, लेकिन युआन खुश है कि हमारे सेक्टर के पास इतना टैलेंटेड डिसाइपल है। बाय कहता है कि मैं खुश हूँ, मैं आप सबकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरा। और नॉर्दर्न एल्डर्स को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है सिर्फ वही नहीं है जो टॉप टेक्निक सीख सकते हैं। 1 महीने बाद आज टॉप चूजन सैक्रेड रैल्म में मेडिटेट करके बाहर आए हैं और अब अर्थली वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जो हर 60 साल बाद होती है शुरू होने वाली है। उधर उन्हें दूसरे 3 सेक्टर्स के साथ रिसोर्सेज लेने के लिए कम्पीट करना होगा। ये बहुत डेंजरस जगह है और बचने का चांस कम होगा। लोगों को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास मार्शल बाय है। बाय कहता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बैटल हमारा सेक्टर ही जीतेगा। टेलीपोर्टेशन रे को एक्टिवेट किया जाता है और सारे चोजन अगले एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। हमें बताया जाता है कि हेवन रीचिंग रिवर बहुत सारे सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। स्पिरिट सेक्टर के अलावा यहाँ ब्लड स्ट्रीम, प्रोफाउंड स्ट्रीम और पिल स्ट्रीम सेक्टर है। ये चारों सेक्टर हर समय आपस में कम्पीट करते रहते हैं और अगर किसी भी सेक्टर ने ऐसा दिखाया कि वो कमजोर है तो दूसरा सेक्टर उन पर हमला कर देगा। अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सीक्रेट लैंड खुल गई है तो हर सेक्टर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा। तब बोलने वाला मंकी बताता है कि एक सेक्टर के फ्यूचर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर कितने इंपॉर्टेंट हैं और सोचता है कि बाय का फ्यूचर क्या होगा। उधर शिप पर बाय कहता है कि मैंने इस बैटल के लिए अपना सारा सामान बेच दिया, इसलिए मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच कर रहूंगा। बाय को बताया जाता है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसका नाम फ्लाइंग स्वॉर्ड अबिस है। हर 60 साल बाद उधर जाने का चांस मिलता है और हर बार कंपटीशन टफ होता है। ली बताता है कि इसने दूसरे सेक्टर के टॉप चूजन को स्टडी किया है और उनमें से हर एक की पावर किसी दूसरे से कम नहीं है। सब बहुत टैलेंटेड और पावरफुल कल्टीवेटर हैं। ली बाय से कहता है कि तुम इस सेक्टर के टॉप चूजन हो और सबकी नजरें तुम पर होंगी, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा और अगर कोई भी खतरा नजर आता है तो जेड पेंडेंट की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाना। वो फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में पहुंच गए हैं। उधर प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्टर का चोजन जिंडाओ अपने भाई से बात कर रहा होता है। उसका भाई बताता है कि इस बार रिसोर्सेज बहुत कम हैं और लोग ज्यादा। जिंडाओ कहता है कि हमें बस दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रास्ते से हटाना होगा। एक आदमी जो कि उनके रास्ते में आ सकता है ब्लड सेक्टर का टॉप चूजन सन है, जिसने एक बार एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मारा था। तब सन भी वहां आ जाता है और फिर दूसरे सेक्टर के भी चोजन एक एक करके आने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि वैसे तो ये कंपटीशन है, लेकिन असल में ये सेक्टर की बैटल है। सीक्रेट लैंड में जाने के लिए पोर्टल ओपन होते हैं और सन उन दोनों को कहता है अंदर जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। बाय भी पोर्टल के अंदर जाता है, लेकिन अंदर डिसाइपल अभी से ही लड़ने लगते हैं। हर कोई किसी न किसी से फाइट कर रहा है और बाय को समझ आ जाती है ये जगह बहुत डेंजरस है। वो इस सब में नहीं पड़ना चाहता और फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में जाने के लिए पोर्टल ढूंढता है, लेकिन जिंडाओ ने उस पोर्टल पर कब्जा कर लिया है और कहता है कि बाकी के पोर्टल्स पर भी अपने आदमी बिठा दो। बाय एक पोर्टल देखता है जहाँ कुछ इंजर्ड डिसाइपल्स खड़े होते हैं। इन्हें लगता है कि आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन तब वो बाय को जाते हुए देखते हैं और इन्हें लगता है कि बाय इन्हें छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बाय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्हें भी साथ लेकर किसी पोर्टल में जाए। बाय को पता है कि जो पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो बताते हैं कि वो भी वीक नहीं है। उन्हें इस तरह देखकर बाय कहता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, हम सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएंगे। जब तक हम प्लान के हिसाब से चलेंगे हम जीत जाएंगे।
बाय की स्पीच से वो इतना मोटिवेट होते हैं कि अभी बाय ने स्पीच खत्म नहीं की होती और उधर वो पोर्टल गार्ड को हरा देते हैं। वो बाय को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं और इससे पहले बाय कुछ कहता वो उसे लिए बिना पोर्टल में चले जाते हैं। बाय लकी होता है क्योंकि हुयांग को एक पोर्टल मिल गया है और वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन वो पोर्टल भी गायब हो जाता है। फिर वो दूसरे पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे लोग इन्हें जाने नहीं देते। आखिर में उन्हें एक पोर्टल मिलता है जिसके आसपास कोई नहीं है। बाय जाने लगता है, लेकिन हुयांग इसे बताना चाहता है अंदर बहुत खतरा है, इसलिए हम दोनों को साथ रहना चाहिए। तब हुयांग के जाने के बाद उस पोर्टल का भी टाइम खत्म हो जाता है। बाय कहता है कि वो कितना अनलकी है। तब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि मछली जाल में फंस गई। वो बाय पर ब्लड प्रिजन टेक्निक यूज़ करते हैं और बाय को लगता है ये बस उसका ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाय गलत होता है। वो ग्रुप बताता है कि बाय को ये बैरियर 3 दिन तक बाहर नहीं आने देगा। वो बताते हैं कि वो बाय को ही ढूंढ रहे थे और वो खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन बाय को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक नहीं पहुंचने देंगे। बाय को समझ आ जाती है वो अपनी पावर्स को छुपा नहीं सकता और एक टेक्निक यूज़ करता है जिससे वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो टेलिस्मैन खराब होता है। ब्लड सेक्टर वाले कहते हैं कि वो कुछ भी कर ले बाहर नहीं आ पाएगा। बाय हमेशा से रेडी होकर आता है और बहुत सारे टेलिस्मैन निकालता है। बाय सोचता है कि मैंने जोश में आकर ज़्यादा टेलिस्मैन यूज़ कर लिए। तब बाय बैरियर तोड़कर बाहर निकल जाता है। उधर सन अपने कंपास से वो पोर्टल ढूंढ रहा है जिससे वो फॉलिंग स्वॉर्ड अबिस में उस जगह जा पाएगा जहां मास्टर वूजी को बहुत सारी अर्थली की मिली थी। तब बाय आकर उधर गिरता है और बाय उसकी बेल्ट और कपड़े देखकर समझ जाता है ये ब्लड सेक्टर का सन है जिसका ली ने बताया था। बाय कहता है अगर उसने दिखाया कि वो वीक है तो संग उस पर अटैक कर देगा। संग को भी पता है कि हम दोनों ही चोजन डिसाइपल हैं और अगर फाइट की तो दोनों इंजर हो जाएंगे। जैसे ही संग उसे ये बात बताने के लिए हाथ ऊपर करता है, बाय को लगता है कि वो अटैक करने वाला है, इसलिए भाग जाता है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। तब बाय पास एक पोर्टल देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है मेरे प्यारे पोर्टल तुम कहाँ थे। बाय जल्दी से पोर्टल में चला जाता है। अंदर स्वॉर्ड फॉलिंग अबिस में स्वॉर्ड काम करना बंद कर देती है, लेकिन बाय छाते की हेल्प से नीचे उतरता है। बाय का मेन गोल अर्थली की जमा करना है। तब एक फीन बीस्ट बाय पर अटैक कर देता है। ली ने बताया था ये बीस्ट अर्थ की एब्जॉर्ब करके जिंदा रहते हैं। जब वो बीस्ट मरता है तो बाय को थोड़ी सी की मिल जाती है। बाय खुश हो जाता है और सारे फीन बीस्ट को बुलाता है, जल्दी से आओ और मेरी बोतल को भर दो ताकि मैं इस अर्थली वेन की से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच जाऊं। 1 घंटे बाद भी कोई बीस्ट नहीं आता। अब बाय को लगने लगता है कि इस बोतल को भरना इम्पॉसिबल है। तब मिट्टी उड़ती है और बाय देखता है कि जिन स्टूडेंट की बाय ने हेल्प की थी बहुत इंजर हो गए हैं और किसी ने इन्हें पॉइजन किया है। वो बाय से कहते हैं भागो ये एक ट्रैप है, लेकिन देर हो जाती है और सारी तरफ पॉइजन फैल जाता है। बाय को समझ आ जाती है ये पॉइजन बनाने में कौन सी हर्ब यूज हुई है और वो इस अटैक को खत्म कर देता है। वो बाय से कहते हैं कि भाग जाओ, लेकिन बाय नहीं भागता और उन्हें पॉइजन रोकने के लिए एक पिल देता है और फिर उन्हें बाय टेलीपोर्ट कर देता है। कोई बाय को एक मेडिसिन जीनियस कहता है क्योंकि उसने इतनी जल्दी पॉइजन फार्मूला क्रैक कर लिया। इस पॉइजन अटैक के पीछे ये आदमी है। बाय से कहता है कि तुम एक कायर हो जो पॉइजन से मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो आदमी बाय पर अपने पॉइजन से अटैक करने लगता है, लेकिन बाय वेटलैंड किंगडम टेक्निक से उसका अटैक रोक देता है। फिर बाय छुपकर वो पिल खाता है जिससे उसकी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाता है, लेकिन तब वॉन बाय से टकराती है जिसे बाय गिरने से बचा लेता है। वो नहीं चाहती कि बाय उसे टच करे, लेकिन फिर गुस्सा होती है जब बाय उसे छोड़ देता है। तब बाय ये देखकर खुश होता है कि इसके पीछे बहुत सारे फीन बीस्ट पड़े हैं और अब बाय को बहुत सारी अथली वेन की मिल जाएगी। उधर वो आदमी जिसने बाय पर अटैक किया था कहता है कि बाय की जो इन्फॉर्मेशन मिली थी गलत है क्योंकि बाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय बहुत सारे बीस्ट से लड़ने के बाद लंबी सांस लेता है और खुश होता है कि उसे बहुत सारी की मिल गई। तब बाय को याद आता है ये बीस्ट वॉन के पीछे पड़े हुए थे और इसे लगता है कि वॉन लकी है, इसलिए वो वॉन को कहता है अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन वॉन को याद आता है कि बाय ने उस दिन क्या किया था, इसलिए वो मना कर देती है। बाय उसे बताता है कि वो एक एक्सीडेंट था। बाय बताता है वो अकेले फीन बीस्ट से नहीं लड़ पाएगी और साथ में दूसरे डिसाइपल्स भी उस पर अटैक कर सकते हैं। वॉन मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, बाय उससे 10 कदम दूर रहेगा। अभी बाय ने बहुत सारी की जमा करनी है। तब ऊपर से कोई उन पर नजर रख रहा होता है। उधर हमें दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो फीन बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फाइट नहीं कर रहे और दूसरों को मारकर की जमा कर रहे हैं। उधर बाय बीस्ट को मारने की जगह ये जानने की कोशिश करता है ये बीस्ट वॉन का पीछा ही क्यों कर रहे थे। वॉन को समझ नहीं आ रही कि बाय क्या कहना चाहता है। बाय बताता है ये बीस्ट पावरफुल हैं, लेकिन इनकी आंखें बहुत पहले ही खराब हो गई हैं। बाय कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और एल्डर की बू वाली सॉक्स फेंकता है जिसे कोई भी जिंदा चीज नहीं सूंघ पाती। वॉन को लगता है बाय पागल हो गया है, लेकिन बाय बताता है कि बीस्ट रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो किसी चीज को स्मेल नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर रहे होंगे और वॉन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तब वॉन बाय को एक फीन मोस्टर से बचाती है। तब अचानक एक आदमी ली शैन उन पर अटैक करता है और कहता है कि चुपचाप अपनी अर्थली वेन की मुझे दे दो।
انہیں اینیمیز نے گھیر لیا ہے۔ تب ایک سینڈ سٹارم ادھر ہی آنے لگتا ہے۔ لی شین بھاگ جاتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بار تم بچ گئے۔ تب کوئی انہیں ابھی بھی اس بیسٹ پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بائے اور وون ایک سینڈ ٹریپ میں پھنس کر ایک کیو میں گر جاتے ہیں۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اور جب سے بائے کو وون ملی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہو رہا ہے۔ بائے اس سینڈ اسپرٹ کی بات کر رہا ہے۔ تب وون بتاتی ہے کہ وہ ایک فینڈ اسپرٹ تھا۔ بائے شوق ہوتا ہے کیونکہ لی نے بتایا تھا کہ فینڈ اسپرٹ فالنگ سورڈ ابس کا سب سے اسٹرانگ مونسٹر ہے، اور جب کبھی بھی وہ نظر آئے تو بھاگ جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ اس ورلڈ کے نہیں ہیں اور فالنگ سورڈ ابس میں ٹریپ ہو گئے تھے، اور یہاں ارتھلی وین کی کو ابزرو کرنے کے بعد وہ اور بھی پاورفل بن گئے۔ وہ اسپرٹ بھی وون کی اسپرچول انرجی کے پیچھے آیا تھا، اور اگر وہ کسی کو پکڑ لیں تو ساری اسپرچول انرجی چوس لیتے ہیں۔ تب وہ دونوں کسی چیز کو سینس کرتے ہیں اور پھر انویسٹیگیٹ کرنے جاتے ہیں۔ بھائی کو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ فینڈ اسپرٹ نہ ہو، اور وون سے کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ وون کہتی ہے اگر تم میرے پیچھے چھپو گے تو مجھے کیسے پروٹیکٹ کرو گے؟ اندر کیو میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ وون یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ وہ چیز بھائی کے سر پر بیٹھی ہے۔ یہ ایک ایگ ہوتا ہے۔ وون پینک ہو جاتی ہے اور اس ایگ پر اٹیک کرنے لگتی ہے، لیکن سارے اٹیک بھائی کو لگ رہے ہوتے ہیں۔ وون کہتی ہے میں ایک ہی پاورفل اٹیک سے انہیں ختم کر دوں گی، لیکن بھائی کہتا ہے رک جاؤ، میں اور نہیں سہ سکتا۔ تب ایگ واپس آ جاتا ہے اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے یہ فینڈ اسپرٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اٹیک نہیں کر رہا۔ جب سے بھائی نے اسے پکڑا ہے وہ چیز شانت ہو گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بھائی اس پر فیس بناتا ہے اور اس کا نام ٹی ڈان رکھ دیتا ہے۔ وون کہتی ہے یہ سوچو ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ بھائی کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں، میرے پاس ایک پلان ہے۔ وون حیران ہوتی ہے کہ بھائی اس سچویشن میں بھی نکلنے کی جگہ پل ریفائن کر رہا ہے۔ بھائی پل بنا رہا ہوتا ہے لیکن کولڈرن پھٹ جاتا ہے اور بھائی وون کے اوپر ہوتا ہے۔ بھائی کہتا ہے میں تمہیں ایکسپلوژن سے بچا رہا تھا، اور بتاتا ہے میں ایسی پل بنا رہا ہوں جس سے فین بیسٹ اس پل کے پیچھے آئیں گے۔ بھائی جلدی سے اپنی ارتھلی کی والی بوتل بھر کر فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں جانا چاہتا ہے، لیکن وون بتاتی ہے کہ ابھی ہم دونوں ان پتھروں کے نیچے دب کر مر جاتے۔ بھائی کہتا ہے یہ کیو اسٹرانگ ہے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ غلط ہوتا ہے جب کیو میں کریک پڑنے لگتے ہیں اور وہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ وون فین بیسٹ کو گالی دیتی ہے جن کی وجہ سے وہ بھائی کے ساتھ پھنس گئی۔ کیو تیزی سے ٹوٹنے لگتی ہے اور بھائی کو لگتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، اور وون سے کہتا ہے کہ اگلے جنم میں ملیں گے، لیکن تب پتھر گرنا بند ہو جاتے ہیں اور انہیں اوپر ایک روشنی نظر آتی ہے۔ تب بھائی اور وون باہر نکلتے ہیں، لیکن یہ کوئی الگ ہی جگہ ہوتی ہے۔ ان دونوں نے ابھی بہت ساری کی جمع کرنی ہے۔ بھائی کہتا ہے میری کی کم ہو گئی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی بوتل میں ہول ہے۔ وون کہتی ہے تم ہو ہی ان لکی۔ بھائی پھر سے وہ پل بنانے لگتا ہے جس سے وہ بہت سارے فین بیسٹ کو پکڑ پائیں گے۔ وون جانے لگتی ہے، لیکن تب بھائی بتاتا ہے اگر وہ گئی تو وہ اسے فین بیسٹ سے پروٹیکٹ نہیں کر پائے گا، اور اسے بتاتا ہے کہ کیسے سارے فین بیسٹ اسی کے پیچھے آتے ہیں۔ وون ساتھ رہنے کے لیے مان جاتی ہے جب تک وہ اس ابس میں ہے۔ بھائی کہتا ہے گھبراؤ نہیں، اس بار میرا پلان کام کرے گا۔ ادھر سن جنڈاؤ سے کہتا ہے اگر مرنا نہیں چاہتے تو اپنی کی مجھے دے دو، لیکن تب موسم خراب ہونے لگتا ہے اور سب سوچتے ہیں کسی جگہ کوئی ٹریئر نکلا ہے، لیکن یہ سب بھائی کی پل کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ وون بھی حیران ہوتی ہے کہ یہ سب بھائی کا رہا ہے۔ بھائی بتاتا ہے کہ کیسے وہ ایک جینیس ہے جب وہ پل بنا لیتا ہے۔ وون کہتی ہے دیکھتے ہیں کتنے بیسٹ آتے ہیں۔ تب 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے اور کوئی بیسٹ نہیں آتا، لیکن تب وون ایک بیسٹ کو سینس کرتی ہے۔ سون اور جنڈاؤ بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کیسے بیسٹ جنہیں ڈھونڈنا ٹف ہے ایک ہی ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ یہ بہت ساری ارتھلی وین کی جمع کرنے کا گولڈن چانس ہے۔ دوسرے ڈسائپلز بھی دیکھتے ہیں بیسٹ ایک ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں۔ ادھر بھائی کہتا ہے دیکھا میری پل کا کمال، اتنے سارے بیسٹ میری پل کھانے آئے ہیں۔ سارے بیسٹ ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں۔ بہت سارے بیسٹ مارنے کے بعد بھائی کو غصہ آتا ہے کیونکہ اس کی بوتل ابھی تک بھری نہیں۔ وون کی بوتل بھر گئی ہے، اس لیے وہ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کرنے جاتی ہے، لیکن اب سارے بیسٹ وون کی جگہ بھائی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ بھائی اور بھاگ نہیں سکتا اور ایک پاورفل اٹیک کرتا ہے جس سے 100 میٹر کے اندر اندر سارے بیسٹ مار جاتے ہیں۔ آخر میں بھائی کی بوتل بھی فل ہو جاتی ہے۔ تب فینگلنگ آ کر بھائی سے وہ بوتل چھین لیتا ہے، لیکن پھر اس سے سونگ چھین لیتا ہے۔ بھائی کہتا ہے ارے بھائی میرے سے تو پوچھ لو۔ بھائی شوق ہوتا ہے جب وہ اس کی بوتل لینے کے لیے لڑنے لگتے ہیں۔ بھائی بھی بوتل لینے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں بوتل لے ہی لیتا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے فین بیسٹ بھائی کے پیچھے ہیں۔ بھائی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ پل کی ہیلپ سے ان سارے بیسٹ کو ان لوگوں کے پیچھے لگا دے گا، لیکن تب اس کے پیچھے وون آ کر گرتی ہے۔ تب شوق ہو جاتے ہیں جس نے وون کو پھینکا ہے وہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ تب سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی فلائنگ سورڈ ابس میں کیا کر رہی ہے۔ تب شوق ہو جاتے ہیں جب کوئی بتاتا ہے بھاگو، یہ ایک فین اسپرٹ ہے۔ وون کہتی ہے یہ بھائی کی غلطی ہے کیونکہ اس کی پل نے اسے اٹریکٹ کیا۔ بھائی کی اسموک پل سے سب بچ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ لڑکی بھائی سے کہتی ہے آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بھائی چھپنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی بھائی کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی۔ تب بھائی آخر میں بچ کر نکل گیا تھا، لیکن تب لی شین اور اس کا گروپ اسے روکتے ہیں۔ وہ بھائی سے اس کی بوتل مانگتے ہیں اور اگر بھائی انہیں دے دے تو وہ بھائی کو چھوڑ دیں گے۔ بھائی سوچتا ہے کہ وہ فین اسپرٹ پاس ہی ہوگی۔
اور ایسے دکھاتا ہے کہ وہ بوتل دینے والا ہے، لیکن پھر بائے وہ پل لی شین کے منہ میں پھینک کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ اسپرٹ پل کو سینس کر کے آتی ہے۔ ادھر بائے بہت دور بھاگ گیا ہے۔ بائے کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے جلدی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچنا ہوگا تاکہ میں اس جگہ سے باہر نکل پاؤں۔ بائے کہتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں نہیں آ پائے گی، لیکن وہ غلط ہوتا ہے۔ وہ پھر سے اس لڑکی سے بچ کر بھاگنے لگتا ہے۔ ادھر لی شین کا گروپ بائے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی بتاتا ہے کیسے بائے ایک چلاک لڑکا ہے۔ تب وہ کسی کو دیکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے یہ بائے ہے جس نے کپڑے چینج کر لیے ہیں۔ تب اسے بہت پیٹنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے یہ بائے نہیں ہے، بلڈ سٹریم سیکٹر کا یہ زینگ ہے۔ ادھر وہ لڑکی بائے کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ بائے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ تب بائے لی شین کو دیکھتا ہے جو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس نے اسے اپنا پیٹ بنا لیا ہے۔ وہ لڑکی اپنے نئے کھلونے سے بائے پر اٹیک کرتی ہے۔ تب وہ رک جاتی ہے جب بائے کہتا ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کھیلے گا۔ بھائی کہتا ہے کہ ہم ایک گیم کھیلیں گے، تم چھپو میں تمہیں ڈھونڈوں گا۔ لڑکی کہتی ہے نہیں، تم چھپو میں تمہیں ڈھونڈوں گی، اور میں نے اگر تمہیں ڈھونڈ لیا تو تمہیں میرا پپٹ بننا ہوگا۔ جیسے ہی وہ لڑکی گنتی گننے لگتی ہے، بھائی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پاس میں سان کو لیشان کا گروپ ملتا ہے جنہیں اس لڑکی نے مارا ہے، اور ان کی ارتھلی کی بوٹلز بھی نیچے ہی پڑی ہوتی ہیں۔ تب بھائی وہاں سے گزرتا ہے اور سان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ فین اسپرٹ بھائی کے پیچھے پڑی ہے۔ سن کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی بوتل اب فل ہو گئی ہے، اس لیے وہ ادھر جاتا ہے جہاں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کر پائے گا۔ ادھر فین اسپرٹ بھائی کو ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن بھائی بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی ریڈی نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھائی کو ایک اور چانس نہیں دیتی اور بتاتی ہے کہ ہماری کیا ڈیل ہوئی تھی۔ اسپرٹ بھائی کی سول لینے لگتی ہے، لیکن بھائی کہتا ہے کہ وہ ابھی ہارا نہیں ہے اور اپنے کولڈرن کو سمن کرتا ہے۔ اس سے بہت بڑا ایکسپلوژن ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اسے مزہ آ رہا ہے۔ بھائی پل بم پھینک کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ لڑکی بھائی سے کہتی ہے کہ اس بار اچھے سے چھپنا۔ ادھر ایک لڑکا شان کسی ڈسائپل سے اس کی بوتل مانگ رہا ہوتا ہے۔ تب بھائی بھاگتے ہوئے شان سے ٹکراتا ہے۔ شان کا آرٹیفیکٹ اسے بتاتا ہے بھائی کی بوتل کی سے بھری ہوئی تھی۔ شان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اس لڑکے کو لگتا ہے کہ بھائی نے اسے بچانے کے لیے خود کو سیکریفائس کیا ہے۔ ادھر بھائی بھاگ بھاگ کر تھک جاتا ہے اور سوچتا ہے جب تک وہ آخری پیل اس لڑکی کو نہیں دے گا وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر وہ اسے پیل دے دے تو وہ اس کی جان نہیں لے گی۔ تب شان وہاں آتا ہے اور خود کو انٹروڈیوس کرتا ہے، میں ہوں فیمس جینیس پپٹ ریزر شان، لیکن بھائی کو نہیں پتا یہ کون ہے۔ شان پوائنٹ پر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی کی والی بوتل مجھے دے دو۔ بھائی اسی سمے وہ بوتل دے دیتا ہے، لیکن خالی ہوتی ہے۔ شان فین اسپرٹ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ بھائی نے تھوڑی سی پل اس بوتل کے ساتھ لگائی تھی اور یہ بات فین اسپرٹ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اسپرٹ بھائی پر اٹیک کرتی ہے۔ بھائی یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے جب شان کا پینڈنٹ اس اسپرٹ کو پاس نہیں آنے دیتا۔ شان کسی ایسے کے پاس کھڑا نہیں ہونا چاہتا جس کے پیچھے فین اسپرٹ لگی ہے۔ بھائی کہتا ہے تم کیسے جینیس ہو جو چھوٹی سی اسپرٹ سے ڈرا ہے۔ بھائی کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں تو وہ پینڈنٹ مجھے دے دو، لیکن شان بھائی پر ایک پاورفل اٹیک کرتا ہے۔ بھائی ایزیلی اپنی شیلڈ سے اس اٹیک کو بلاک کر لیتا ہے۔ تب شان اینشنٹ پوائزن جار اور بلڈ ووڈ کوفن یوز کرتا ہے۔ اس کوفن کو خون کے پیاسے ٹری سے بنایا گیا ہے جو ایک بار کسی کو پکڑ لے تو اس کا سارا خون چوس لیتا ہے، اور اس جار میں 100 طرح کے خطرناک پوائزن ہیں جنہیں ہیون ریچنگ ریور سے 10 سال میں بنایا گیا۔ اس کا ایک ڈراپ کسی کو بھی پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ بھائی ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ ڈر گیا اور بتاتا ہے کہ صرف شان ہی نہیں ہے جس کے پاس قیمتی خزانے ہیں۔ شان بھائی کے ٹریئر کو دیکھ کر امپریس ہوتا ہے، لیکن ایسے دکھاتا ہے کہ وہ امپریس نہیں ہوا۔ بھائی اسے ایک نائف دکھاتا ہے جو ایک ریفائن آئرن سے بنی ہے، جسے پاتھ کلٹیویشن ماؤنٹینز میں کئی سالوں تک ریفائن کرنے کے بعد اس نائف سے ہائی کوالٹی اسپرچول ہربس کاٹی گئی۔ شان کہتا ہے کہ اس میں کیا کمال کی بات ہے، اس سے گاجر مولیاں ہی تو کاٹی ہیں۔ شان بھائی کا دھیان بھٹکاتا ہے، تب اس کا پیٹ بھائی کا پاؤچ چرانے لگتا ہے، لیکن وہ پپٹ مار جاتا ہے۔ بھائی بتاتا ہے اس کا پاؤچ اسپرٹ ریفائن ہے اور میری پرمیشن کے بنا کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ دونوں پھر سے اپنے قیمتی آرٹیفیکٹس دکھانے لگتے ہیں۔ گھنٹے گزر جاتے ہیں اور دونوں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ آرٹیفیکٹس ہیں۔ تب شان ہار مان لیتا ہے جب بھائی کہتا ہے کہ اس کی سورڈ 3 بار اسپرٹ ریفائن ہوئی ہے، اور یہ ایک نہیں بہت ساری سورڈز ہوتی ہیں۔ شان بھائی کو وہ پینڈنٹ دے دیتا ہے۔ بھائی شان کو تھینکس کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری سورڈز تم رکھ لو۔ جب فین اسپرٹ آتی ہے تو شان ڈر جاتا ہے اور بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے بچا لو۔ بھائی کہتا ہے ڈرو نہیں، ہمارے پاس پینڈنٹ ہے، لیکن پینڈنٹ کام نہیں کرتا، اسپرٹ اٹیک کرنے لگتی ہے۔ تب شان پینڈنٹ کا دوسرا پیس جوڑتا ہے جس سے وہ فین اسپرٹ کو روک لیتے ہیں۔ بھائی شان کو تھینکس کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے جو سورس تمہیں میں نے دی تھی وہ پھینک دو کیونکہ ان پر پوائزن لگا ہے۔ شان روتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ بھائی فین اسپرٹ سے کہتا ہے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ادھر سونگ اس جگہ پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلا میں ہی ہوں گا جو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کرے گا۔ ادھر بھائی بھی اسی جگہ آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش یہاں فلائنگ سورڈ کام کرتی۔ بھائی ایک بریک لیتا ہے، لیکن حیران ہوتا ہے جو بوتل تھوڑی دیر پہلے فل تھی اب خالی ہو گئی ہے۔ تب کی ایسنس اس پاؤچ میں جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے تب سے ٹیڈان یہ ایسنس کھا رہا تھا۔ بھائی کہتا ہے اگر بچہ غلطی کرے تو فادر کو اسے پنش کرنا چاہیے۔ بھائی اسے کہتا ہے ارتھلی کی باہر نکالو،
لیکن ٹیڈان آگ اگل کر اپنے فادر کے بال جلا دیتا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ مجھے اپنا سب سے پاورفل موو یوز کرنا ہوگا، بھیک مانگنا، اور ایگ سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہارا کتنے اچھے سے خیال رکھا، اس لیے مجھے ارتھلی کی دے دو تاکہ میں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کر لوں۔ تب ایگ کو کچھ ہونے لگتا ہے اور پاس میں سونگ بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کسی نے ابھی سے ہی ٹائڈ بلا لی، اور سونگ ٹائڈ کو بلاتا ہے۔ سونگ پاور کے آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ سونگ دیکھتا ہے کہ وہ پاور بائی کو مل گئی ہے۔ بائی کو ٹائڈ ملنے سے پہلے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پارٹیسپینٹس کیا کر رہے تھے۔ وہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پہنچیں گے، لیکن شوق ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے آگے نکل گیا۔ تب کو لگتا ہے کہ یہ سونگ ہے کیونکہ وہ ہم سب سے پاورفل ہے۔ ادھر سونگ بھی سرپرائز ہوتا ہے کیونکہ پہلی ٹائڈ بائی کو مل گئی۔ سونگ بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا اور ایک سیکرٹ ٹیکنیک سے ایک اور ٹائڈ بلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک اور ٹائڈ بن گئی ہے۔ ٹنڈاؤ بتاتا ہے یہ سونگ کی بلڈ سیکٹر ٹیکنیک ہے۔ ادھر بائی پہلی ٹائڈ کے نیچے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ ارتھلی وین کی کو اپنی اسپرچل انرجی کے ساتھ جوڑنا اسے ایزی لگ رہا ہوتا ہے۔ دونوں انرجیز مل کر ایک ٹورنیڈو بنائیں گی اور بائی کو بس اس ٹائڈ کو ایک اسپرچل سی میں بدلنا ہے۔ بائی کہتا ہے میں لکی ہوں، پہلی ٹائڈ مجھے ملی، لیکن تب بائی دیکھتا ہے کوئی اس کی ارتھلی کی ایبزارب کر رہا ہے۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ لی نے بتایا تھا فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچتے سمے ٹائڈز ایک دوسرے کے ساتھ کی کے لیے کمپیٹ کریں گی۔ جتنی ٹائڈز کو تم ایکٹیویٹ کر پاؤ گے وہی نمبر تمہارا فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کا لیول ہوگا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنی ٹائڈز بناؤ گے انہیں سنبھالنا ٹف ہو جائے گا اور چھوٹی سی غلطی سے سارا پروسیس خراب ہو سکتا ہے۔ بائی اپنا پرپل کولڈرن اور پھر اپنا سی ٹرانسفارمنگ ڈریگن یوز کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کو پتہ چل جاتا ہے جسے گولڈن ٹائڈ ملی ہے وہ بائی ہے۔ دوسرے کلٹیویٹرز بھی اپنی سیکرٹ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ٹائڈز ہیں سب ٹاپ چوزر نے بنائی ہیں۔ بائی کہتا ہے کہ اس نے 4 ٹائڈز بنا لی ہیں اور اب 5ویں ٹائڈ بنانے جا رہا ہے، لیکن تب گولڈن چینز اسے پکڑ لیتی ہیں جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ انہیں توڑنے کے لیے بائی اور ارتھلی کی ابزارب کرتا ہے، لیکن تب پھر سے سنگ اس کی چڑانے لگتا ہے۔ شان دیکھتا ہے کہ سن نے بائی کی ساری کی لے لی ہے اور کہتا ہے کہ بائی اسٹرانگ ہے، لیکن اس بار اس کا اوپوننٹ سنگ ہے۔ شان کے پاس بھی ایک پلان ہے لیکن وہ ابھی ویٹ کرے گا۔ تب ٹیڈان اس کے سر پر آ کر لگتا ہے۔ پاس میں کچھ اور کلٹیویٹرز بھی ٹائڈ بناتے ہیں۔ شان سوچتا ہے اپنی ٹائڈ کی ہیلپ سے ان کی ٹائڈ چرا لوں، لیکن باقی سب بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سونگ کو جتنی کی چاہیے ایبزارب کرنے ہی والا ہے اور یہ سوچ کر ہنستا ہے کہ اس نے بائی کی ساری کی لے لی۔ تب سونگ کچھ سینس کرتا ہے۔ سونگ دیکھتا ہے کسی چیز نے اس کی تھوڑی سی کی ایبزارب کر لی ہے۔ ادھر گولڈن ٹائڈ کے نیچے بائی چین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور یاد کرتا ہے کیسے اس کا سپنا امورٹل بننا ہے۔ بائی کہتا ہے وہ ارتھلی کی کے بنا بھی یہ چین توڑ لے گا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے اور بائی کی انرجی ختم ہونے لگتی ہے۔ تب اس کا ایگ اسے ارتھلی کی دیتا ہے جو وہ چرا کر لایا ہے۔ اس کی ہیلپ سے بائی چین کو توڑ لیتا ہے اور اپنے ایگ کو تھینکس کہتا ہے۔ بائی کا 5th لیول بھی پورا ہو جاتا ہے۔ سونگ بھی یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بائی کی 5ویں ٹائڈ اسٹرانگ نہیں ہے کیونکہ اس نے باقیوں کی طرح کوئی سیکرٹ ٹیکنیک یوز نہیں کی۔ بائی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں آگے نہیں بڑھ پائے گا اگر اس نے ٹیکنیکس یوز نہ کی۔ بائی کہتا ہے وہ سب کو دکھائے گا پاورفل ٹیکنیک کیا ہوتی ہے اور لیول 6 کی ٹائڈ بناتا ہے، لیکن سب شوق ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹائڈ بھی نارمل ہوتی ہے۔ فینگلنگ بتاتا ہے کہ کیسے بائی کے کلڈرن نے 2nd اور 3rd ٹائڈ بنائی اور ڈریگن ایلیفینٹ نے 4th اور 5th۔ اب 6 اور 7 ٹائڈ ویٹ لینڈ کنگڈم سے بنائی ہوگی۔ بائی کو صرف یہی ٹیکنیکس آتی ہیں اور اب بائی اور آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ دوسرے ڈسائپلز بھی کہتے ہیں کہ بائی کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس نے کوئی سیکرٹ ٹیکنیک نہیں سیکھی۔ TNU کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک ہوتی تو وہ فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کی پیک پر چلا گیا ہوتا۔ ادھر بائی کو لگتا ہے کہ ڈریگن ایلیفینٹ ٹیکنیک سے وہ ہائر لیول ٹائڈ نہیں بنا پائے گا۔ تب بائی کو یاد آتا ہے کہ لی نے بتایا تھا ہائی لیول ٹائڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پاورفل ٹیکنیک یوز ہوگی۔ بائی کہتا ہے اب سمے آ گیا ہے اور ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک یوز کرتا ہے۔ یہ موو بہت پاورفل ہوتا ہے اور دوسرے یہ دیکھ کر شوق ہوتے ہیں کہ بائی ہم سب کی لے رہا ہے۔ فلائنگ سورڈ ابیس میں ارتھلی وین کی پہلے ہی کم ہے۔ TNU کو غصہ آتا ہے کہ بائی سب کی ٹائڈ کی پاور ایبزارب کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بائی 8ویں ٹائڈ بنا رہا ہے۔ اگر بائی نے یہ ٹائڈ بنا لی تو ساری ارتھلی کی ایبزارب کر لے گا۔ دوسرے سیکٹر کے چوزن ایسا ہونے نہیں دیں گے، اس لیے وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بائی کو ختم کر دو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائی کو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پوری نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر شان بھی کی چرانے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن تب بہت سارے ڈسائپلز کو بائی کی ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بائی جیسے دکھنے والا ڈسائپل بھی بھاگ رہا ہے، لیکن راستے میں بہت سارے ٹریپس لگے ہوتے ہیں۔ زیشن سوچتا ہے کہ آخر بائی نے کتنے ٹریپ لگائے ہیں۔ کچھ ڈسائپلز بائی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بائی نے 1000 ہائی کوالٹی پروٹیکٹیو ٹیلسمین لگائے ہیں۔ بائی اندر آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اسے بھی پتا ہے کہ یہ بیریئر بہت دیر تک نہیں ٹکنے والا اور اسے اس سے پہلے اپنی 8ویں ٹائڈ بنانی ہوگی۔ بائی اپنی انٹائنگ پاور یوز کرتا ہے اور سب شوق ہو جاتے ہیں جب بائی اچانک 9ویں ٹائڈ بنانے لگتا ہے اور یہ ارتھلی وین کی پیک ہے۔ بائی کے سیکٹر ممبرز دیکھتے ہیں ہوئین نے اپنی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ بند کر دی ہے اور جا کر بھائی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔
पास कुछ डिसेबल्स बताते हैं कि पीक अर्थली फाउंडेशन की पावर से कोई भी पागल हो सकता है और उन्हें लगता है कि बाय भी मास्टर वूजी की तरह हर चीज डिस्ट्रॉय करने लगेगा। जिंडाओ गुस्सा होता है कि उसकी लेवल 7 टाइट बाय ने अब्जॉर्ब कर ली। फैंगलिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। डिसाइपल्स बाय का बैरियर तोड़ लेते हैं और बाय पर फिर से अटैक करने लगते हैं। बाय की अनडाइंग पावर ने 9वीं टाइट बनाई है और वो अभी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बाय सोचता है क्या मुझे जिंदा रहने के लिए 9वीं टाइट छोड़ देनी चाहिए। तब हुयन बाय को बचाने के लिए आ जाता है। जिंडाओ बताता है कि उसका भाई भी बाय को मारने गया है, लेकिन फैंगलिंग को वॉन रोक लेती है। वो बाय को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन फैंगलिंग कहता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उधर जिंडाओ सारे स्पिरिट सेक्टर डिसाइपल्स को हरा देता है, लेकिन हुयन अभी भी हार नहीं मानता और कहता है कि वो बाय को प्रोटेक्ट करेगा। बाय कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा है, लेकिन वो पास हुयैंग और वॉन को सेंस कर सकता है। उधर हुयैन बहुत इंजर हो गया है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। फैंगलिंग बताता है कि अगर तुम मुझे थोड़ी देर के लिए रोक भी लोगे तब भी बाय नहीं बच पाएगा। हुयैन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और उसे याद आता है कि जब बाय ने उसे लूशियन क्लैन वालों से बचाया था और अगर बाय उसे ना बचाता तो आज हुयैंग जिंदा ना होता। जिंडाओ शौक होता है क्योंकि हुयैंग इस अटैक को करने के लिए अपनी लाइफ एसेंस यूज कर रहा है। हुयैंग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके सोल डिस्ट्रक्शन अटैक करने लगता है, लेकिन तब हान ली आके उसे रोक देता है और बताता है कि वो बाय को हेट करता है, लेकिन किसी दूसरे सेक्टर को वो स्पिरिट सेक्टर के डिसेबल को हर्ट नहीं करने देगा। उधर वॉन की हालत भी खराब होती है और वो फैंगलिंग की इंसल्ट करती है। फैंगलिंग पूछता है कि तुम बाय का साथ क्यों दे रही हो, इसमें तुम सबका फायदा है अगर बाय मार जाए, क्योंकि उसे लगता है बाय पीक अर्थली वेन की लेने के बाद पागल हो जाएगा। 800 साल पहले मास्टर वूजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 9वीं टाइट की पावर से वूजी की ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी और फिर उसने अबिस में सबको मार डाला। वॉन को बाय पर विश्वास है और उसे नहीं लगता कि बाय के साथ ऐसा होगा। उधर जिंडाओ ने बेहान ली को इंजर कर दिया होता है, लेकिन वो भी कहता है कि बाय बच जाएगा। आखिर में वो भी मान लेता है बाय का जिंदा रहना स्पिरिट सेक्टर के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। बेहान ली और वॉन दोनों ही हार जाते हैं और फैंगलिंग वॉन को हिल से नीचे फेंक देता है। बाय इमोशनल हो जाता है, लेकिन हिल नहीं पा रहा। वो सेंस कर सकता है कि उसके दोस्त खतरे में हैं। फैंगलिंग बाय पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे बाय की डिवाइन शील्ड टूट जाती है। उसे लगता है कि अब बाय का खेल खत्म, लेकिन ये देखकर शौक होता है जब बाय उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है और साथ साथ इसे भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तब ये देखकर डर जाते हैं जब ब्लड रेड कलर की लाइट चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा 800 साल पहले हुआ था जब वूजी ने कंट्रोल खो दिया था। तब बाय सामने आता है और जिंडाओ सबसे कहता है कि अभी चांस है, अटैक करो, अभी बाय की फाउंडेशन स्टेबल नहीं हुई। बाय कहता है कि तुम जैसे कायर मुझे कभी नहीं मार पाएंगे और ऐसी पावर दिखाता है जो कभी किसी ने नहीं देखी। बाय बदल गया है क्योंकि वो बेरहमी से सबको मारा है। भागते हुए डिसाइपल्स कहते हैं बाय एक डीमन है। जिंडाओ भी ये देखकर डर जाता है पीक अर्थली वेन की पावर कितनी डेंजरस है, क्योंकि बाय बिना सोचे सबको मार रहा है। बाय कहता है कि उसने हमेशा से कल्टीवेशन की ताकि वो अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सके और वो किसी को मारना या फिर फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बाय को 9वीं टाइट कंप्लीट नहीं करने दी और उसके फ्रेंड्स को हर्ट किया, इसलिए सबको मरना होगा। जिंडाओ और उसके लोगों के अटैक बाय पर काम नहीं करते। तब बाय जिंडाओ पर एक पेनफुल अटैक करता है और जिंडाओ भी अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बाय स्पीड से आकर जिंडाओ का अटैक रोक देता है और फिर जिंडाओ का खेल खत्म कर देता है। उधर जी शैन भी बाय ने जो लाशों का ढेर लगाया है देखकर कहता है कि हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही है, क्योंकि एक और मास्टर वूजी पैदा हो गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।